हेलो बच्चों, तो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस के चैप्टर नंबर 15 को। और ये चैप्टर कौन सा है? ये है हमारा पर्यावरण। तो भाई यहाँ भी हम लोग उसी प्रकार से इस चैप्टर को पढ़ने वाले जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है। क्या करेंगे, हम लोग हर एक लाइन को पढ़ेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं बताता चलूंगा। और तुम याद रखो, इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर जैसे मैंने बताया, क्या नाम है बच्चों? हमारा पर्यावरण। तो सबसे पहला चीज जो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ये हमारे पर्यावरण का मतलब क्या होता है? अरे हमारे मतलब हमारा, और जिन चीजों से हम घिरे हुए हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? पर्यावरण। जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, जिन चीजों से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? हमारा पर्यावरण बोलते हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं हमारे बुक में क्या क्या बताया गया है। तो बोल रहा है हम पर्यावरण शब्द से परिचित हैं। बिल्कुल परिचित है। देख सकते हो इस शब्द का प्रयोग टेलीविजन पर, समाचार पत्रों में तथा हमारे आसपास के लोगों द्वारा प्रायः किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग होंगे वे भी पर्यावरण के बारे में जरूर तुम्हें बताते होंगे। जरूर वो बोलते होंगे भाई पहले का जैसा पर्यावरण था और आज का जो पर्यावरण है उसमें काफी अंतर है। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस, जरूर बोलते होंगे। हमारे बुजुर्ग हमसे कहते हैं कि अब वह पर्यावरण, वह वातावरण नहीं रह गया जैसे कि पहले था। और इस पर्यावरण से मतलब है हमारे आसपास जो प्रकृति है उसके बारे में वो बात करते हैं। वे बोलते हैं हमें स्वस्थ पर्यावरण पर काम करना चाहिए, यानी हमें ऐसी चीजें करनी चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहे? अच्छा रहे। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज जरूर आ रहा होगा कि सर प्रॉब्लम क्या है? अरे भाई बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो कि तुमने सुन रखे होंगे। जैसे सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वह क्या? प्रदूषण की समस्या है। और इसी के साथ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी आज दुनिया देख रही है, जैसे कि ओजोन के परत में छेद होना या फिर ग्लोबल वार्मिंग। ये सारी चीजें भी तुमने जरूर सुनी होगी। तो भाई ये सारी समस्याएं ऐसी समस्याएं हैं जिससे हम लोग सिर्फ नहीं सोच रहे हैं, हमारा सिर्फ देश ही नहीं सोच रहा है बल्कि पूरे जो हमारा विश्व है उसके बड़े बड़े देश, बहुत सारे देश इसके बारे में क्या कर रहे हैं? सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। तो तुम देख सकते हो यहां पर बोला है जो पर्यावरणीय समस्या है पर चर्चा केवल हम लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि जो विकसित देश है, हमारे विश्व में जो देश है ना, जान रहे हो ना हमारे विश्व में बहुत सारे देश हैं, तो उसमें जो विकसित देश है या फिर विकासशील देश है वे वैश्विक सम्मेलन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? ग्लोबल समिट करते हैं, वैश्विक सम्मेलन करते हैं। यानी सब देश आपस में मिलते हैं, एक जगह बैठते हैं और इस पर विचार विमर्श करते हैं। तो बोले कि सर सब देश कैसे बैठ जाएगा? अरे सब देश नहीं बैठेगा, देश के प्रतिनिधि एक जगह आएंगे और इन पर्यावरण समस्याओं पर क्या करते हैं? विचार विमर्श करते हैं कि भाई कैसे इसको ठीक किया जाए। यहां पर देख सकते हो यही बात लिखा गया है। तो बोल रहे भाई इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? तो बोल रहे इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न कारक पर्यावरण में किस प्रकार एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा हम पर्यावरण पर क्या प्रभाव डालते हैं। भाई हम लोगों को देखना है कि कैसे हम पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, कौन सी अच्छी चीजें कर सकते हैं जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहे? सुरक्षित रहे, हमारे जीने योग्य बना रहे। यही सब चीजें हम लोगों को बच्चों पढ़नी है। यहां देख सकते हो कक्षा 9 में हमने जाना कि विभिन्न पदार्थ का चक्रण पर्यावरण में अलग अलग जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रों में होता है। यह कक्षा 9 में पढ़ा था। इस चैप्टर में यहां इसका कोई रिलेशन नहीं है, बस सिंपल बता दिया गया है। तो हम लोगों ने देखा था कैसे नाइट्रोजन चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये सारा तुमने पढ़ा होगा क्लास 9th में। इससे यहाँ 10th में कोई वैसा रिलेशन नहीं है, लेकिन पर्यावरण संबंधी बहुत सारी चीजों को हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। तो भाई हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है, सर यहां से कोई क्वेश्चन बन रहा है क्या? नहीं, अभी तक तो कोई भी प्रश्न नहीं पूछेगा एग्जाम में, लेकिन यहां से अब आ गया हमारा प्रश्नों का सिलसिला। अब बोलता है क्या होता है जब हम अपने अपशिष्ट पर्यावरण में डालते हैं। यही से हमारा शुरू हो गया। तो देखो अपनी दैनिक गतिविधियों में हम बहुत से ऐसे पदार्थ उत्पादित करते हैं जिन्हें फेंकना पड़ता है। इनमें से अपशिष्ट पदार्थ क्या हैं? अब देखो
जब दैनिक क्रियाकलाप हम लोग कर रहे हैं तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं या नहीं बनते हैं? यस, जरूर बनते हैं। तो ये जो अपशिष्ट पदार्थ है ये हम कहां डालेंगे भाई? अपने पर्यावरण में ही डालेंगे। तो ये यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थ हैं जो सड़ गल के पर्यावरण में घुल मिल जाएंगे तो वो हमें हानि नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अपशिष्ट पदार्थ भी हैं जो कि हमारे पर्यावरण को क्या कर सकते हैं? हानि पहुंचा सकते हैं। और उन अपशिष्ट पदार्थों के बारे में भी यहां पर हमें पढ़ना पड़ेगा। देखा तुमने? तो यहां पर देखो क्या बोल रहा है, क्रियाकलाप बोल रहा है 15.1 बोल रहा है अपने घर से कचरा एकत्र करिए। हाँ, कचरा को एकत्र करना पड़ेगा। और बोल रहा है पूरे दिन में उत्पन्न कूड़ा कचरा जैसे कि रसोई का कूड़ा, संदूषित भोजन, सब्जियों के छिलके, चाय का उपयोग की गई पत्तियां, दूध की खाली थैली तथा खाली डिब्बे, ये सारी जो चीजें देखने को मिल रही हैं तुम्हें। इसी के साथ रद्दी कागज, दवा की खाली बोतल, स्ट्रिप, बबल पैक, पुराने कटे फटे कपड़े तथा टूटे जूते आदि, ये सारी चीजें हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। अरे भाई, इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? कचरा कहते हैं। अब तुम्हारा जो कंप्यूटर है, जो तुम्हारा मोबाइल है, वो सब कचरा थोड़ी है, उसको जाकर के मत फेंक देना। लेकिन यदि वो खराब हो गया, एकदम टूट गया, फूट गया, तो वो भी किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? वह भी कचरा ही बन जाएगा और उसका भी निपटारा सही तरीके से करना होगा। यही सब बता रहा है। इसे विद्यालय के बगीचे में एक गड्ढे में दबा दीजिए। तो बोलता है ये सारा जो चीज है इसे क्या करना है? एक गड्ढा खोदना है और उसको दबा देना है। अब तुमको क्या करना है? कुछ दिन बाद जाकर के उसको चेक करना है। इस कचरे को किसी पुरानी बाल्टी अथवा गमले में एकत्र करके उसे 15 सेंटीमीटर मिट्टी की परत से ढक दीजिए। ऐसा स्थान यदि उपलब्ध नहीं हो तब। ठीक है, अब बोल रहा है इसे नम रखिए और 15 दिनों के अंतराल पर इसका अवलोकन करते रहिए। वह कौन से पदार्थ हैं जो लंबे समय बाद भी अपरिवर्तित रहते हैं? तो भाई तुम देखोगे कि यहां पे बहुत सारे ऐसे पदार्थ थे, जैसे कि जो तुम्हारा कागज होगा, जो पत्तियां होगी, जो चाय पत्ती था, और इसी तरीके से जो छिलका था, वो सब क्या होता है? वो सब सड़ गल के मिट्टी में क्या हो जाता है? मिल जाता है। लेकिन जो प्लास्टिक था, जो प्लास्टिक की सामग्रियां थी, वे सब क्या होती है? जैसे थी वैसी ही बनी रहती हैं, यानी उसमें वो सड़ती गलती नहीं है। तो यहां से अब हम लोगों ने देखा कि ये जो कचरे हैं वे दो प्रकार के हो सकते हैं। अब वे कौन कौन से कचरे हो सकते हैं? तो ऐसे कचरे जो सड़ गल गए, मिट्टी में मिल गए, उन्हें हम लोग बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय। और वैसे पदार्थ जो मिट्टी में वापस नहीं मिलते हैं, या बोलेंगे जो सड़ेंगे गलेंगे नहीं, वे क्या होते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। तो दो नाम हमें याद यहां पर करना है, एक होगा जैव निम्नीकरणीय, एक होगा अजैव निम्नीकरणीय। लेकिन इसकी परिभाषा को थोड़ा और अच्छे से बताना होगा। अभी तो मैंने सिंपल ऐसे ही बता दिया, इसकी परिभाषा को और अच्छे शब्दों में हम लोगों को लिखना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं? इनके बीच में अंतर लिखें, इसका उदाहरण दें। तो वो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, सारा चीज तुम देखते चले जाओ। अब देखो क्या क्या पढ़ना है। यहां पर बोल रहा है हमने जैव प्रक्रम वाले अध्याय में पढ़ा है कि हमारे द्वारा जो खाए गए भोजन का पाचन विभिन्न एंजाइमों के द्वारा किया जाता है। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यदि पढ़ा है तो तुम जल्दी से बता दो एंजाइम किसे कहते हैं। मैंने पढ़ाया था एंजाइम किसे कहते हैं। नहीं पता तो जाकर के देख लो कि एंजाइम किसे कहते हैं। बोलता है क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही एंजाइम भोजन के सभी पदार्थों का पाचन क्यों नहीं करता? अब देखो, जब तुमने एंजाइम पढ़ा था तो तुमने देखा कि अलग अलग प्रकार के एंजाइम होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए अलग नाम होता है, अलग प्रकार का एंजाइम होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए अलग प्रकार का एंजाइम होता है। और ठीक इसी तरीके से जो वसा है उसके पाचन के लिए अलग प्रकार का एंजाइम होता है। तो आखिर ये अलग अलग प्रकार के एंजाइम क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो कार्य प्रणाली है वह उसी पर कार्य करता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है वह सिर्फ उसी को पचाएगा, वो प्रोटीन को नहीं पचा सकता है। एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं और इसके लिए वर्ड रखा है विशिष्ट।
यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट के लिए एंजाइम बना है वह कार्बोहाइड्रेट को ही पचाएगा, जो प्रोटीन के लिए एंजाइम बना है वो प्रोटीन को ही पचाएगा। इस प्रकार से वो विशिष्ट होते हैं। आंसर याद रखना है तुम्हें, विशिष्ट। तो ये एग्जाम में पूछेगा नहीं, इसको याद रखो। सिर्फ किसी विशेष प्रकार के पदार्थ के पाचन या फिर अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। यस और नो? यस सर। यानी कि जो अलग अलग पदार्थ हैं उसके पाचन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होगी, तब उसको क्या कहेंगे, पाचित कर सकेंगे। इसीलिए कोयला खाने से हमें ऊर्जा प्राप्त नहीं हो सकती है। अब देखो, क्या कोयला को खाकर के हमें ऊर्जा मिल सकता है? या डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि तुम्हें लौह युक्त पदार्थ खाने चाहिए, तो क्या तुम लोहा चबाने लगोगे? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि यहां जब तक ये पचेगा नहीं और इस योग्य नहीं बनेगा कि हमारा शरीर अवशोषित कर सके, तब तक ये शरीर में अवशोषित नहीं होगा, इसी और ना ही हमें ऊर्जा मिलेगा। इसी कारण बहुत से मानव निर्मित पदार्थ जैसे कि प्लास्टिक का अपघटन जीवाणु अथवा दूसरे मृत जीवी द्वारा नहीं हो सकता है। यही से चीजें हमें सीखनी है। अभी तक तो सिर्फ भूमिका बना रहे। देखो एनसीईआरटी यदि तुम्हें पढ़ना है तो धैर्य रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, और चीजों को बहुत गहराई से समझाया जाता है एनसीईआरटी में। तो यहां देखो क्लियर बोल रहा है कि बहुत सारे हमारे वातावरण में ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लो प्लास्टिक होते हैं जिसका अपघटन, अपघटन मतलब उसको समझ लो कि पाचित कर देना, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर उसको सड़ाना गलाना, ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर ऐसे समझ सकते हो अपघटन का मतलब कि जो जटिल अणु है उसको सरल अणु में तोड़ना, जो जटिल है उसको सरल में तोड़ना, जटिल को सरल में तोड़ना ही क्या कहलाएगा, अपघटन कहलाएगा। तो भाई यहां पर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको जटिल से सरल में कुछ जीवाणु या फिर कुछ दूसरे मृत जीवी क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। जैसे कि मैंने क्या बताया, जैसे कि पेड़ पौधे, छिलके, ये सारे इनके जो अवशेष होते हैं उन पर कुछ जीवाणु या मृत जीवी हमला कर देंगे या उससे मिल जाएंगे, तो उसके जटिल अणु को सरल अणु में बदल देंगे, और इस प्रकार से वो पदार्थ क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। जैसे कि मैंने बता दिया, जो जो गड्ढे में हम लोगों ने डाला था उसमें काफी पदार्थ क्या हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, और उन्हीं पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखो अब धीरे धीरे हम लोगों को डेफिनेशन मिल रहा है अपना, या फिर बोलेंगे परिभाषा मिलना शुरू हो रहा है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहेंगे, वैसे पदार्थ जिनका अपघटन किसके द्वारा हो सकता है, जीवाणु या कुछ मृत जीवियों के द्वारा हो सकता है, उसे क्या कहते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो यहां से हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि जो पदार्थ का अपघटन जैविक प्रक्रम के द्वारा हो जाता है उसे क्या कहेंगे, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कह सकते हैं। और इनका अपघटन क्या होता है, किन्हीं जीवों के द्वारा होता है, कुछ जीवों के द्वारा इनका अपघटन हो सकता है। तो भाई तुम्हें पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है तो इसको याद कर सकते हो। तो देख सकते हो वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, कुछ जीवों के द्वारा अपघटित कर दिए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, यही एग्जाम में पूछेगा और ये कई बार पूछता है कि जैव निम्नीकरणीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो यहां वर्ड याद रखना है, वे पदार्थ जिनका अपघटन जैव प्रक्रम द्वारा हो जाता है। और जैव प्रक्रम द्वारा हो रहा है तो यानी कुछ जीवों के द्वारा हो रहा है, जैसे कि कुछ जीवाणु के द्वारा, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया हो गया, या कुछ मृत जीवियों के द्वारा जैसे कि तुम्हारा फंजाई हो गया, उसके द्वारा क्या हो रहा है, उसका अपघटन हो जा रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ।
लेकिन भाई कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनका अपघटन जैव प्रक्रम द्वारा नहीं हो सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहेंगे। जैसे कि प्लास्टिक हो गया या उस प्रकार की सामग्रियां हो गई जिसको कि कोई भी जीव अपघटित नहीं कर सकता है, उसे क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। देखा तुमने कितना सरल भाषा में हम लोग इसको लिख सकते हैं। और ये VVI क्वेश्चन है, जैसे मैंने तुम्हें बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके द्वारा दबाए गए पदार्थों में कितने जैव निम्नीकरणीय थे, वो मैंने बताया था तुम्हें। वे पदार्थ जो इस प्रक्रम में अपघटित नहीं होते हैं अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। तो यहां से एक प्रश्न तुम्हारा बना और तुम्हें उत्तर उसका लिखना होगा। क्या जैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय किसे कहते हैं, ये सब बात लिखना होगा। अब देखो क्या कारण है, कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नीकरणीय। अरे वे पदार्थ जो कि जैविक प्रक्रम के द्वारा, कुछ जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, जैव निम्नीकरणीय। अब वे जैव निम्नीकरणीय इसलिए होते हैं क्योंकि कुछ जैविक प्रक्रम द्वारा उनको अपघटित किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, उसको तोड़ा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन पर कुछ एंजाइम्स कार्य कर सकें, जो कि कुछ जीवों में पाए जाते हैं, तभी इनको तोड़ा जा सकता है। लेकिन जो अजैव निम्नीकरणीय, जैसे कि मान लो प्लास्टिक है, उसको प्लास्टिक को कैसे तुम तोड़ सकते हो, कोई जीव कैसे उसको तोड़ सकता है, यानी कि तोड़ने का मतलब उसका जटिल से सरल में क्या कोई जीव परिवर्तित कर सकता है, प्लास्टिक को नहीं कर सकता है। इसीलिए उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अजैव निम्नीकरणीय कहते हैं। समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे दो तरीके सुझाइए जिससे जैव निम्नीकरणीय पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और ऐसे दो तरीके बताइए जिससे अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। अब प्रभावित करने का यहां मतलब क्या है, उसको उल्टा उल्टा में बोल रहा है कि कैसे उसको विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो तुम बोलोगे सर ये जो जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है वो तो बहुत अच्छा है, जैसे कि मान लो गोबर है, तो गोबर कैसा पदार्थ है बच्चों, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। यानी कि वो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, कुछ तुम्हारा फंजाई के द्वारा वो सड़ गल जाएगा और फिर वो क्या हो जाएगा, सरल पदार्थ में बदल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा और हम लोगों को बहुत फायदा होगा। हाँ कि ना, यस। तो लेकिन क्वेश्चन यहां उल्टा बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि जैव निम्नीकरणीय अच्छा नहीं है। कैसे, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई जैव निम्नीकरणीय तुम्हारे हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन प्रश्न में बोलता है कि भाई ये जैव निम्नीकरणीय अच्छा कैसे नहीं है, कैसे हमारे जो पर्यावरण है उसको प्रभावित कर रहा है ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। तो इसका आंसर है बच्चों कि जब जैव, पहला क्या है, दो तरीके बोलना है। तो पहला है कि जब ये सड़ता है, गलता है तो बहुत दुर्गंध पैदा करता है, और दूसरा है कि इसमें बहुत सारे बीमारी को फैलाने वाले बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं। तो ये दो कारण है जिससे कि ये क्या करता है, हमारे पर्यावरण को प्रभावित करता है। तो अब दूसरा प्रश्न देखो, दूसरा प्रश्न में क्या बोलता है, ऐसे दो तरीके बताइए जिससे जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं वो पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। तो भाई जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं वे तो पर्यावरण को प्रभावित करते ही करते हैं। सबसे पहला तो है कि उनसे प्रदूषण, विभिन्न प्रकार के क्या होता है, प्रदूषण होता है, ये लिख सकते हो। और दूसरा है ये जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं ये विघटित नहीं होते हैं, और यदि इनसे विघटित नहीं होंगे, इनका विघटन नहीं होगा, तो ये क्या होगा, इनका ढेर लगता जाएगा और ये क्या करेंगे, ये कहीं कई जगह पे इकट्ठा होते चले जाएंगे। तो ये यहां पर क्या हो गया, दो चीज, इसका विपरीत प्रभाव हो गया। तो यहां से कुछ क्वेश्चंस तुमने देखे बच्चों जो कि काफी जरूरी क्वेश्चन थे। लेकिन भाई अब आ गया हमारा सबसे पहला टॉपिक, और यही क्या है, पारितंत्र और इसके घटक। पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम किसे कहते हैं, और दूसरा है इसके कौन कौन से घटक हैं। तो इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो पारितंत्र क्या है बच्चों, एकदम एक लाइन में सीखो। पारितंत्र क्या है, तो किसी भी एक स्थान के जो अजैव पदार्थ हैं
और जैव पदार्थ हैं वे आपस में क्या करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, यानी आपस में वे अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा एग्जाम में वह आएगा पारितंत्र किसे कहते हैं। तो 2 बार 3 बार 4 बार मैं इसे बता देता हूं, तुम एग्जाम में लिख सकते हो। तो किसी एक स्थान के जो जैविक पदार्थ हैं या जैविक घटक हैं और अजैविक पदार्थ हैं या अजैविक घटक हैं वे आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग पारितंत्र कहते हैं। ये लाइन लिखना है। तो बोलोगे सर मुझे समझ में तो कुछ आया ही नहीं, आपने तो सिर्फ ऐसे बोल दिया, मैं तो समझ ही नहीं पाया कि आखिर ये पारितंत्र क्या होता है। पहले समझाइए तो सही कि होता क्या है। तो चलो हम लोग समझते हैं। तो कोई एक स्थान लेते हैं। पहले ये देखो एक स्थान मैंने यहां पर ले लिया। तो यह स्थान क्या है, एक तालाब है। अब इसी प्रकार से यह एक जंगल हो सकता है, यह एक ग्रासलैंड हो सकता है, या फिर यह एक बहुत बड़ा समुद्र हो सकता है। ये कोई स्थान हम लोगों ने ले लिया। अब इस स्थान पे 2 चीज तुम देख सकते हो, एक होता है अजैव घटक और दूसरा क्या होता है, जैव घटक। तो बोलोगे कि ये अजैव घटक क्या होता है। तो उस स्थान के जो भी अजैविक चीजें हैं, जैसे कि मिट्टी क्या हो गया, अजैव घटक, मिट्टी हो गया, सूर्य का प्रकाश हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया, तापमान वहां का हो गया, वो सब क्या चीजें वहां के अजैव घटक का निर्माण करते हैं या इसे अजैव कारक भी कहते हैं। तो एक स्थान का जो ये अजैव कारक है वहां पे पाए जाने वाले जैव कारकों, अब यहां जैव कारक क्या हो गया, तो यहां देख सकते हो जो छोटे छोटे यहां पर एल्गी है जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बना सकता है, या छोटे छोटे यहां पर पेड़ पौधे हैं, इसके बाद छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, मछलियां हैं, ये सारे यहां पर क्या करते हैं, जैव घटक का निर्माण करते हैं, यानी इन्हें क्या कहते हैं, जैव घटक। इसका सीधा सा मतलब तुम समझ लो कि किसी स्थान पर जो निर्जीव चीज है वह भी पाए जाते हैं और जो सजीव चीज है वे भी पाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं और इस प्रकार से ये एक तंत्र बन गया। देखो ये भी क्या हो गया, एक तंत्र, यहां पर तुम देख सकते हो ये एक तंत्र बन गया और इसे हम लोग क्या कह सकते हैं, तालाब पारितंत्र का नाम दे सकते हैं, यानी यही क्या हो गया, एक पारितंत्र हो गया। समझ में आया पारितंत्र? नहीं समझे तो चलो एक और मैं दिखा रहा हूं। तो मैंने क्या बताया कि एक स्थान होगा, क्या होगा बच्चों, एक स्थान जहां पर के अजैव घटक जैव घटक के साथ अन्योन्य क्रिया करते हैं और एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो यहां पर एक हम लोगों ने ग्रासलैंड ले लिया। अब ग्रासलैंड मतलब घास का मैदान मान लो है ये। अब ये जो घास का मैदान यहां देख सकते हो तुम, इसमें अब अजैव घटक क्या क्या होंगे तुम जल्दी से बता दो। तो वही सूर्य का प्रकाश यहां पर क्या है, अजैव घटक है, या अजैव कारक भी तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, उसी को अजैव कारक कहेंगे। फिर यहां पर जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, ये सब क्या है, अजैव कारक हैं। और यहां पर जो पेड़ पौधे मिल रहे हैं, जीव जंतु मिल रहे हैं, वो जैव कारक हैं और दोनों एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करते हैं। अब बोलोगे कि ये अन्योन्य क्रिया कैसे कर रहे हैं, ध्यान से देखो। अब ये पेड़ पौधे, मैंने बताया कि ये पेड़ पौधे क्या हैं, ये जैव घटक हैं। क्या है बच्चों, जैव घटक। तो ये जो पेड़ पौधे हैं ये अपने जीवन को चलाने के लिए तुम जानते हो प्रकाश संश्लेषण करेंगे, यानी कि ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होगी, हवा में से CO2 की आवश्यकता होगी, मिट्टी की आवश्यकता होगी, जल की आवश्यकता होगी, उसके बाद ये अपना जीवन को चला सकते हैं। तो इसे ही तो कहते हैं अन्योन्य क्रिया। यानी कि जो पेड़ पौधों का जीवन है वह बिना अजैव घटक के नहीं चल सकता है। वह किस पर निर्भर है, वह अपने पर्यावरण के अजैव घटक पर निर्भर है। तो ये एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया कर रहे हैं और पेड़ पौधे अपना जीवन को चला रहे हैं।
अब देखोगे जब ये पेड़ पौधे मर जाएंगे या फिर ये मान लो कि मृत हो जाएंगे तो इनका जो शरीर है वापस से डिकम्पोज हो जाएगा, अपघटित होगा और इस पर्यावरण में वापस से क्या हो जाएगा, वो मिल जाएगा। इस तरीके से सजीव और निर्जीव के बीच में क्या चलता है, एक अन्योन्य क्रिया चलते रहता है, इसी को कहेंगे अन्योन्य क्रिया। अब देखो ये जो यहाँ पेड़ पौधे हैं उसको कौन खाएगा, तो जो शाकाहारी वहां जीव जंतु हैं वो खाएंगे। उस शाकाहारी जीव जंतु को कौन खाएगा, तो जो मांसाहारी जीव जंतु हैं वे खाएंगे। और जब ये सब मर जाएंगे तो उनको वहां जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, वो क्या करेगा, सड़ाएगा, गलाएगा और उनके शरीर को विघटित करके वापस पर्यावरण में, वापस अजैव घटक में मिला देगा। इस तरीके से ये जो पूरा एक चीज बन रहा है किसी एक खास स्थान का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग कहते हैं पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम। यही तो सिंपल सा चीज है जो मैं बार बार बता रहा हूं। तो इस प्रकार से ये कौन सा इकोसिस्टम यानी पारितंत्र का उदाहरण हो गया, तो ये एक ग्रास लैंड पारितंत्र का उदाहरण है, यानी कि घास भूमि पारितंत्र का उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से बहुत प्रकार के अलग अलग पारितंत्र भी होते हैं जो कि हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर तुम्हें बता दे रहा हूं कि पारिस्थितिकी तंत्र में किसी एक स्थान पर दो घटक पाए जाएंगे, जिसको एक को कहेंगे जैविक घटक और दूसरे को क्या कहेंगे, अजैविक घटक। तो तुम्हारा प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को लिखें, कारकों को लिखें, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। बोलो पहला क्या है, जैविक घटक और दूसरा क्या है, अजैविक घटक। अब देखो जो जैविक घटक है उसमें कौन कौन से आएंगे, तो वहां जितने भी जीवित चीज हैं वो सारे जैविक घटक में आ जाएंगे और जो वहां पर मृत चीज है वो क्या आ जाएंगे, अजैविक। अजैव का मतलब ही है अ प्लस जैव, यानी जो जीवित नहीं है। तो अजैविक घटक में क्या क्या आ जाएगा, तो जो मैंने बताया वही जो तुम्हारे बुक में लिखा है, जैसे कि हवा आ जाएगा, फिर तुम्हारा प्रकाश है, फिर वहां का मिट्टी है, पानी है, ये सब क्या आ जाएगा, अजैव घटक में आ जाएंगे। और उस स्थान पे जो जीव जंतु है, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो सारे कुल मिलाकर के जैविक घटक का निर्माण करेंगे। अब थोड़ा सा आगे यदि बढ़ेंगे तब भी हम लोग को देखना हो कि जैविक घटक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो आगे पढ़ाया गया है, वो आगे हम लोग देखेंगे। पहले अब हम लोग पढ़ लेते, भाई एनसीईआरटी सर आप पढ़ा रहे हो तो एनसीईआरटी ना बताओ, इधर उधर की बातें क्यों बता रहे हो। लेकिन भाई मैंने जो बता दिया पहला क्वेश्चन वो एग्जाम में आएगा, इसलिए तुम्हें क्या करना है, उसको याद कर लेना है। क्या है पहला क्वेश्चन, पारितंत्र किसे कहते हैं, उसके घटकों को लिखे। तो दोनों मैंने बता दिया, अब मैं सिर्फ पढ़ देता हूं। यहां देखो सभी जीव जैसे कि पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, यहां देखो तीन नाम दिया है और इन्हीं तीन को याद रखना है। एवं मानव तथा भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है। तो यहां पर जंतु में ही मानव भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मानव भी क्या है, जंतु है। तो ये सब जो चीज तुम्हें बता रहा है यही हो गया जैव घटक बच्चों, क्या हो गया, जैव घटक। और भौतिक कारक को ही क्या बोलते हैं, अजैव घटक। तो बोलता है इनके बीच में हमेशा क्या होते रहता है, अन्योन्य क्रिया। अब एक दिन नहीं होता है, लगातार होता है, ये अन्योन्य क्रिया चलते रहता है। तो इस प्रकार से जो भौतिक घटक है, जो जैविक घटक है, उनके बीच में क्या हो रहा है, अन्योन्य क्रिया और एक तंत्र का निर्माण हो रहा है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पारितंत्र कहते हैं। देखो 20 बार मैंने रिपीट कर दिया। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्यों इतना रिपीट करते हो सर बार बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बस एक बार पढ़ो और एग्जाम में जाकर के लिखो, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है तुम्हारा। तो देखो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। अब देखो इनमें जो अन्योन्य क्रिया होती, बार बार मैं अन्योन्य अन्योन्य बोल रहा हूं क्योंकि याद हो जाए तुम्हें। तो ये क्या करता है, एक संतुलन बनाए रखता है और सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से पारितंत्र बनाते हैं। तो यही बोल रहा है तुम्हारा, देखो एकदम सिंपल लैंग्वेज में यहां फिर से लिख दिया, तुम्हारे बुक में लिख दिया। क्या बोलता है, सभी जैविक घटक या जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से
पारितंत्र को बनाते हैं, यानी इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र के नाम से जानते हैं। तुम्हें तो अब एकदम पता ही है कि पारितंत्र क्या है। चलो अब देखते हैं क्या बोल रहा है। सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। भौतिक कारक कौन कौन से हो गए, तो ताप हो गया, भौतिक कारक को ही अजैव घटक कहते हैं, ये भी याद रखना। ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु, मृदा, खनिज, खनिज भी हो गया इसमें, ये सारे क्या है, अजैव घटक हैं। ये क्या है बच्चों, अजैव घटक हैं। अब देखो तो यहां से देख सकते हो, बोल रहा है एक पारितंत्र में सभी जीवों के जैव घटक तथा अजैव घटक होते हैं। क्लियर लिख दिया है, एकदम क्लियर है कि कोई भी पारितंत्र में जैव घटक भी होंगे और अजैव घटक भी होंगे, याद भी हम लोगों ने कर लिया है। तो क्वेश्चन यहां से तुम्हें पूछेगा कि पारितंत्र के घटकों को लिखिए, तो तुम चुपचाप इसको अच्छे से लिख सकते हो, इसको नहीं, यहां पर ये वाला यहां से यहां तक तुम लिख सकते हो, जैव घटक और अजैव घटक। तो अब जल्दी से तुम ही बता दो अजैव घटक कौन कौन से हो गए। तो ताप है, वर्षा, मृदा, खनिज भी बोल रहा है, ये सब क्या है, अजैव घटक के नाम से जाने जाते हैं। इसी प्रकार से देखो, उदाहरण के लिए यदि आप बगीचे में जाएं तो आपको विभिन्न पौधे जैसे घास, वृक्ष, गुलाब, चमेली, सूर्यमुखी जैसे फूल वाले सजावटी पौधे तथा मेंढक, कीट, पक्षी जैसे जंतु दिखाई देंगे। यह सभी सजीव परस्पर अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा इनकी वृद्धि, जनन एवं अन्य क्रियाकलाप पारितंत्र के अजैव घटकों के द्वारा प्रभावित होती है। बिल्कुल भाई, तुम जहां पर हो उसके वातावरण से तुम पूर्ण रूप से प्रभावित होते हो। जैसे हमारा जो ग्रोथ है, हमारा जो खान पान है, हमारा जो शरीर है, ये सब किस चीज पर डिपेंड करता है, हमारे पर्यावरण पर डिपेंड करता है, यानी कि सीधे सीधा अजैव घटक पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो वही चीज यहां बोल रहा है। अब देखो क्या बोलता है, बोल रहा है यहां पर अब यहां पर एक खास चीज तुम्हें समझना है और उसे कहते हैं पारितंत्र के प्रकार। तो बच्चों पारितंत्र का विभिन्न प्रकार होता है, तो यहां देख सकते हो एक बगीचा भी क्या है, एक पारितंत्र है। फिर इसी तरीके से वन है, तालाब है, झील भी क्या है, एक पारितंत्र ही है। तो मैंने शुरू में ही बताया पारितंत्र क्या बोल रहे हैं कि खास स्थान की बात की जा रही है और उस स्थान के जैविक तथा अजैविक घटक परस्पर अन्योन्य क्रिया करके एक तंत्र बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारितंत्र। यानी कि एक बगीचा वो खास स्थान है जहां पर कुछ अजैव घटक भी है और जैव घटक भी हैं। एक वन मतलब जंगल एक ऐसा स्थान हो गया जहां पर कुछ अजैव घटक भी है और जैव घटक भी हैं। एक तालाब एक ऐसा स्थान हो गया जहां पर कुछ अजैव घटक भी हैं और जैव घटक भी हैं। इसी प्रकार से ये जो पारितंत्र है विभिन्न प्रकार का हो सकता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा, कुछ पारितंत्र के उदाहरण दीजिए। तो तुम्हें उत्तर देना है बगीचा, वन, तालाब, झील। आंसर समझ में आ रहा है कि ये क्या है, पारितंत्र के उदाहरण हैं। अब यहां देखो ये प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि बगीचा तथा खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है। अब ध्यान से देखना, अब यहां से दो क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, बोलेगा प्राकृतिक पारितंत्र के दो उदाहरण दीजिए और कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण दीजिए। तो भाई तुम ही बताओ प्राकृतिक पारितंत्र किसे कहेंगे। तो भाई वैसा पारितंत्र जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया उसे क्या कहेंगे, प्राकृतिक पारितंत्र। और वैसा पारितंत्र जो मनुष्यों के द्वारा बनाया गया है उसे क्या कहेंगे, कृत्रिम पारितंत्र। तो मैंने क्या बताया, एक बगीचा जो है वह भी क्या है, एक पारितंत्र का उदाहरण है, क्योंकि वहां भी अजैव घटक है और जैव घटक है और वो अन्योन्य क्रिया भी करते हैं। तो बगीचा क्या हो गया, एक मानव निर्मित पारितंत्र हो गया। इसी तरीके से एक्वेरियम तुमने सुना होगा जिसमें मछलियां रखते हैं, वह भी क्या हो गया, एक पारितंत्र हो गया। कैसा, कृत्रिम पारितंत्र। तो VVI क्वेश्चन यहीं से आ गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा VVI क्वेश्चन कि दो प्राकृतिक पारितंत्र का नाम बताइए। तो वन, तालाब, झील, ये सब क्या हैं, ये सब हैं तुम्हारे प्राकृतिक पारितंत्र। और जो तुम्हारा दो नाम बताया वो कृत्रिम पारितंत्र।
तो भाई हम लोग ये समझना चाह रहे हैं कि सर ये जो पारितंत्र है उसके कितने प्रकार हैं। तो ये पारितंत्र अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। तो इस पारितंत्र को क्लासिफिकेशन जब हम लोग करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के पारितंत्र देखे जा सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने दो बनाया, प्राकृतिक पारितंत्र और मानव निर्मित पारितंत्र। अब यदि प्राकृतिक पारितंत्र को हम लोग और विभाजित करें तो इसमें क्या आ सकता है? पहला हो सकता है जलीय पारितंत्र और दूसरा स्थलीय पारितंत्र, ये भी प्रकार हो सकता है। अब जलीय पारितंत्र में देख सकते हो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि जो मीठे जल का पारितंत्र है वो अलग हो सकता है, समुद्री जल का पारितंत्र अलग हो सकता है, समुद्री पारितंत्र अलग हो सकता है। अब जो मीठे जल का पारितंत्र हो सकता है उसमें भी अलग अलग प्रकार के उदाहरण तुम देख सकते हो, और भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। इसी प्रकार से जो स्थलीय पारितंत्र है उसमें भी बहुत प्रकार हैं। जैसे कि तुम्हारा पहला है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी वन पारितंत्र हो सकता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम हो सकता है, माउंटेन इकोसिस्टम हो सकता है, या फिर डिजर्ट इकोसिस्टम यानी कि जो मरुस्थलीय पारितंत्र है वह भी हो सकता है। तो यानी कि तुमने क्या सीखा कि पारितंत्र के विभिन्न प्रकार हो सकते हैं, जिनके बारे में कुछ भी हमको नहीं पढ़ना है, बस दो पढ़ना था वो मैंने पढ़ा दिया, प्राकृतिक और कृत्रिम। समझ गए? अब ये देखो ये क्या कह रहा है, ये कुछ खास नहीं कह रहा है, ये टाइम पास है, इसको हटा दो, अपने से भी पढ़ने का जरूरत नहीं है तुम्हें। अब देखो, अब हम लोग पारितंत्र का जब घटक पढ़ रहे थे, ध्यान से देखना, तो यहां पर तुम्हें ये घटक दिख रहा था जैविक घटक, ध्यान से देखो। अब जो ये जैविक घटक है ये भी तीन प्रकार का होता है। जैविक घटक समझ गए, जो कि जीव है वो उसे जैविक घटक कहेंगे। तो ये भी तीन प्रकार का होगा। पहले को कहते हैं उत्पादक, दूसरे को कहते हैं उपभोक्ता, और तीसरे को क्या कहते हैं? अपघटक। ठीक है, या अपघटन करता, जैसे भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो पहला हो गया उत्पादक, दूसरा क्या हो गया? उपभोक्ता, और तीसरा क्या हो गया? अपघटक या अपघटन करता। तो जैसा जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उत्पादक क्या होता है। तो उत्पादक जो भी पेड़ पौधे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा डायरेक्ट वातावरण से जुड़े हैं और वहां से भोजन को बना रहे हैं, यानी अजैव घटक से डायरेक्टली ये जुड़ करके वहां से क्या कर रहे हैं? भोजन को अपना बना रहे हैं और जीवन को निर्वाह कर रहे हैं, यानी उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन से वर्ड आया उत्पादक, प्रोड्यूसर इसको कहते हैं। तो ये जो उत्पादक होते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या करेंगे? सूर्य के प्रकाश का उपयोग करेंगे, हवा से CO2 का उपयोग करेंगे, जल का उपयोग करेंगे, और फिर क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। इन्हें कहते हैं उत्पादक। समझ गए? अब चलो, अब ये जो दूसरा ग्रुप है इसको बोलते हैं उपभोक्ता। तो उपभोक्ता जितने भी जंतु आ गए बाद में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। अब जैसे इन जंतुओं में क्या आ सकता है? सबसे पहला आ सकता है शाकाहारी जंतु। आ सकता है कि नहीं आ सकता है? बिल्कुल। तो जो शाकाहारी जंतु है वो डायरेक्टली क्या करता है? उत्पादकों को खाता है। और इसी के साथ इसमें आ सकता है मांसाहारी जंतु, जो कि शाकाहारी जंतु को खाता है। और इसके बाद इसमें कुछ और जंतु आ गया जो इस छोटे छोटे मांसाहारी जंतुओं को क्या करता है? खाता है। इस प्रकार से जो भी जंतु हो जाते हैं, जो जंतु हैं सारे के सारे जंतु, वह मुख्य रूप से किस पर निर्भर है भोजन के लिए? तो वह उत्पादक पर ही निर्भर होते हैं। समझ गए? तो यानी उत्पादक का क्या काम है? भोजन को बनाना। और इसी उत्पादक को कौन यूज करता है? उपभोक्ता। तो अब आ गया हमारा उपभोक्ता। तीन प्रकार का उपभोक्ता हम देखेंगे। पहला है प्राथमिक उपभोक्ता, दूसरा है द्वितीयक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। और कुछ बुक्स में यहाँ टॉप कंज्यूमर यानी कि सबसे उच्च स्तर का भी एक अलग से दे देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है वही हम लोग पढ़ेंगे।
समझ गए? ये उत्पादन करेगा और ये उसको खाएगा। अब देखो ध्यान से, अब क्या होगा जब ये जीव जंतु पेड़ पौधे मृत हो जाएंगे, मर जाएंगे, तब क्या होगा? तब आता है यहां हमारा अपघटन करता यानी डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। तो ये क्या करते हैं, ये इनको और इनको सड़ाएंगे, गलाएंगे, या फिर इस तरीके से कहते हैं कि इसको क्या करेंगे, सरल अणुओं में तोड़ देंगे, इसके शरीर को जटिल से सरल में बदल देंगे और वापस से ये इनको पर्यावरण में मिला देंगे। कौन? ये डिकम्पोजर्स यानी कि अपघटक। इस प्रकार से ये हमारे हो गए जैविक घटक। क्या हो गए बच्चों? जैविक घटक। तो जैविक घटक में तीन चीज हो गया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटन करता या अपघटक। उपभोक्ता कितने प्रकार के हो गए? ये भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे शाकाहारी होते हैं, फिर मांसाहारी होते हैं और उनको खाने वाले मांसाहारी होते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सारे क्या हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं। और अपघटनकर्ता कौन हो सकते हैं? बैक्टीरिया हो सकता है, फंजाई हो सकता है, जो कि इनको क्या करेगा? अपघटित कर देगा मरने के बाद और उसके शरीर को जो है वो सड़ाएगा, गलाएगा और जटिल को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ करके पूरा मिला देगा वापस से पर्यावरण में। तो तुम्हें अब पूरा पता चल गया होगा, मुझे ज्यादा पढ़ाने की नहीं जरूरत है। लेकिन भाई एनसीईआरटी में जो बातें लिखी गई है वो मैं बता दे रहा हूं। क्या क्या यहां लिखा गया है? हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जीवन निर्वाह के आधार जीवों को उत्पाद, उपभोक्ता एवं अपघटक वर्गों में बांटा गया है। तो ये जो जैविक, हम लोगों ने क्या देखा कि जो जैविक घटक हैं उनमें तीन चीज आएंगे। सबसे पहला क्या आएगा? उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता और तीसरा अपघटक। और इसको किस रूप में बांटा गया? तो जीवन निर्वाह के आधार पर इनको बांटा गया है। ठीक है, जीवन निर्वाह के आधार। जीवन निर्वाह मतलब क्या हो गया? मुख्य रूप से यहां पर भोजन की बात की जा रही है। आइए स्मरण करने का प्रयास करते हैं जो हमने स्वनिर्वाह पारितंत्र स्वयं बनाया था। कौन से जीव सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा एवं मंड का निर्माण कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है पेड़ पौधे। जो पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अकार्बनिक CO2 को लेंगे, जल को लेंगे और क्या करेंगे? शर्करा और मंड का निर्माण करेंगे। किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो भोजन का निर्माण करते हैं। कहां पढ़ा है? तो चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, उसी को देखो यहां पर बताया गया है। तो ये तुमको याद भी होगा। अब देखो, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पादक कहते हैं। तो नया प्रश्न भाई, उत्पादक किसे कहते हैं? तो वे सजीव जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। सीधे बोल रहा है कि जो अपना भोजन बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उसे क्या कहेंगे? उत्पादक। अब उत्पादक में कौन हो गया? पेड़ पौधे हो गए और नील हरित शैवाल हो गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे ऐसे शैवाल हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो छोटे छोटे पॉइंट्स जो याद रखने हैं, क्या याद रखने हैं? इसके उदाहरण को याद हो गया? यस सर, याद हो गया। अब देखो, सभी जीव प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपने निर्वाह हेतु उत्पादकों पर निर्भर करते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो प्रत्यक्ष या परोक्ष, जैसे शाकाहारी जो जीव है वह किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है अपने भोजन के लिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इससे गाय, बैल, भेड़, बकरी, हिरन, खरगोश ये क्या करता है? डायरेक्टली जाकर के पेड़ पौधों को खाता है और उनसे भोजन को लेता है। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन ध्यान दो, जो बाघ है, जो शेर है, वो किसको खाता है? वो शाकाहारियों को खाता है।
तो जो बाघ शेर है वो किसको खाता है? शाकाहारी को खाता है। और शाकाहारी किसको खाता है? पेड़ पौधों को खाता है। यानी कि जो बाघ है, शेर है, वह इनडायरेक्टली किस पर निर्भर है? पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। क्योंकि यदि पेड़ पौधों को समाप्त कर दिया जाए तो शाकाहारी समाप्त हो जाएंगे, तो ये जो मांसाहारी है वे भी मर जाएंगे। इसीलिए इनको हम बोलते हैं कि ये जो मांसाहारी जंतु होते हैं वे परोक्ष रूप से भी किस पर निर्भर करते हैं? शाकाहारी पर ही निर्भर करते हैं। समझ गए? अरे कितना आसान है, इसमें क्या बात है। तो ये जो लाइन है बहुत जरूरी लाइन था, इसलिए मैंने बता दिया कि सभी जीव या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर हैं? एकदम 100% किस पर निर्भर है? उत्पादक पे निर्भर हैं। एकदम क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उससे उपभोक्ता कहते हैं। तो नया क्वेश्चन तुम्हारा ये बना कि उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो वे जीव जो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने जीवन निर्वाह के लिए उत्पादक पर निर्भर हैं। किस पर? उत्पादक पर। अरे किस पर निर्भर है? उत्पादक पर निर्भर है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। तो भाई अब उपभोक्ता के भी अलग अलग प्रकार हो सकते हैं। जैसे मैंने क्या बताया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, तो वो सारे आगे हम लोग और पढ़ेंगे। तो यहां तुम्हारे बुक में लेकिन थोड़ा सा अलग दिया है, बोल रहा है उपभोक्ता को मुख्यतः शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी एवं परजीवियों में बांटा गया है। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप से लिखा हुआ है, हालांकि आगे फिर उसको सही ढंग से लिखा गया है। तो अब देखो, जो मैंने बताया प्राथमिक उपभोक्ता जो होगा वो क्या होगा? शाकाहारी ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्टली किस पर निर्भर रहेगा? उत्पादक पे। जैसे तुम्हारा गाय हो गया, बैल हो गया, हिरन हो गया, खरगोश हो गया, ये सारे क्या है? शाकाहारी जंतु हैं। वो डायरेक्टली क्या करते हैं? उत्पादक को खाते हैं, यानी पेड़ पौधों को खाते हैं। अब इसके बाद जो आ गया वह क्या हो गया? मांसाहारी जानवर हो गया, जो कि शाकाहारियों को खाता है। और इन मांसाहारियों के ऊपर कुछ और बड़े मांसाहारी होते हैं जो कि सिर्फ इन मांसाहारियों को खाते हैं। इस प्रकार से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। और कुछ बुक में उच्च उपभोक्ता भी लिखा गया है। समझ गए? अब देखो यहां पर क्या क्या बातें बताया गया है। देखो, ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जब आप जल जीवशाला, यही एक्वेरियम है जो मैंने बता रहा था, जल जीवशाला बोल रहा है, को साफ करना छोड़ दें तथा कुछ मछलियां एवं पौधे इसमें मर जाएं। तो यानी मान लो एक एक्वेरियम हम लोग बनाते हैं। एक्वेरियम कैसे बनाएंगे बच्चों? क्या है प्रोसेस? कुछ खास नहीं है यार। एक टैंक ले आओ, उसमें पानी डाल दो और उसमें मछलियां डाल दो, उसमें कुछ पौधे लगा दो, बस हो गया। और का कुछ पत्थर वगैरह डाल दो। ऑक्सीजन सप्लाई के लिए जान तो मोटर डाला जाता है उसमें। तो यही सारे कुछ चीजें जिससे एक्वेरियम बनाया जाता है, यानी जल जीवशाला बनाया जाता है। तो बोल रहा है कि कुछ मछलियां और पौधे इसमें मर जाएं। तो बोलता है क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक जीव मरता है? बताओ जरा सा। तुम देख रहे हो कि हमारे अगल बगल बहुत सारे जीव जंतु क्या होते हैं? हमेशा मरते रहते हैं। तो आखिर मरने के बाद वे कहां गायब हो जाते हैं? तो यहीं पे मैंने बताया था, यहां पर आता है डिकम्पोजर्स का रोल। यानी कि यहां पर जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटन करता होते हैं या अपघटक नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? कुछ बैक्टीरिया हो जाता है, फंजाई हो जाते हैं, कुछ वर्म्स हो जाते हैं। वे क्या करते हैं? उन मरे हुए जीव जंतुओं के शरीर को अपघटित करते हैं, यानी उसके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देते हैं, या आम भाषा में कहें उसको सड़ा गला करके वापस से प्रकृति में मिला देते हैं। ठीक है? और उनका नाम क्या होता है? उन जीवों का क्या नाम होता है? डीकंपोजर्स, या फिर अपघटनकर्ता या अपघटक। तो ये कौन है?
जीवाणु और कवक, देखो ये उदाहरण दिया जिससे मैंने बताया ना बैक्टीरिया और फंजाई, तो ये बोलता है जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्म जीव मृत जैव अवशेषों का अपमार्जन करते हैं। ये सूक्ष्म जीव अपमार्जक है। यहां पर ध्यान देखो, वर्ड्स को ध्यान देखो। मैंने यहां अपघटक तुम्हें बताया और बुक में लिख रहा है अपमार्जक। कई जगह ये अपमार्जक को अलग अर्थ में बताया गया है। जैसे अपमार्जक का अर्थ कई जगह कई बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है, जो तुम्हारा गिद्ध हो गया, चील हो गया, जो लकड़बग्घे हो गए, उनको फिर अपमार्जक की श्रेणी में रखता है कई जगह पे। लेकिन तुम्हारा यहां इन्हीं को अपमार्जक कह रहा है। तो यहां एग्जाम में यदि प्रश्न आएगा कि अपमार्जक किसे कहते हैं, तो बोलना कि जो मृत जीवों के शरीर का अपघटन कर दे, अपमार्जन कर दे। फिर से सुन लो, जो मृत जीवों के शरीर का अपमार्जन कर दे, उसे अपमार्जक कहते हैं। जैसे जीवाणु और कवक, तो तुम्हारे बुक में जीवाणु और कवक का स्पेशल नाम दिया गया है अपमार्जक, और दूसरे बुक में इसको क्या कहते हैं, अपघटनकर्ता या अपघटक। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से तुम्हें यहां पर पढ़ लेना चाहिए। चलो, तो ये क्या करते हैं, ये जो जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है या कवक है, ये क्या करते हैं कि जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं, सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं या सरल पदार्थों में बदल देते हैं। इस प्रकार से भी हम लोग बोलेंगे, जो मिट्टी में चले जाते हैं तथा पौधों द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। और इस प्रकार से तुमने देखा कि जैव और अजैव घटकों के बीच में अन्योन्य क्रिया होता है और उसी से एक तंत्र बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पारितंत्र कहते हैं। तो यही चीज यहां पर तुम्हें बताया गया है। अब देखो, यहां पर एक श्रृंखला तुम्हें दिखाया जा रहा है जिसको मैं यहां पर पढ़ाने वाला हूं, और यही है आहार श्रृंखला और आहार जाल। तो अभी हम लोगों ने जो चीज पढ़ा वह जीवन निर्वाह के आधार पर जैविक घटकों को हम लोग उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता के रूप में बांट रहे थे। ठीक है, ये तीन हम लोगों ने बांटा। तो यानी कि जीवन निर्वाह से संबंध किससे, मुख्य रूप से आहार से या भोजन से है। तो यहां से दो क्वेश्चन एकदम VVI क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, आहार जाल किसे कहते हैं। यानी कि यहां पहला है तुम्हारा फूड चेन और दूसरा क्या है, फूड वेब किसे कहते हैं। तो देखो यहां पर इसका सीधा सा यहां पर बताया गया है। ये देखो, यहां देखना, पहले समझा दे रहा हूं उसके बाद परिभाषा तुम्हें बता दूंगा। तो देखो दिख रहा है, प्रकृति में आहार श्रृंखला, हमारे प्रकृति में जो अलग अलग पारितंत्र हैं उसके आहार श्रृंखला का यहां उदाहरण है। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझो। तो देखो, सबसे पहला बोल रहा है वन में, ये देखो ये वन पारिस्थितिकी तंत्र को दिखा रहा है। मैंने बोला ना, पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग प्रकार का होता है। तो सबसे पहला जो पारिस्थितिकी तंत्र है वह वन पारिस्थितिकी तंत्र दिखाया गया है। दूसरा है मैदानी पारितंत्र को ये दिखा रहा है, और ये जो तीसरा है वो तालाब के एक पारितंत्र को दिखा रहा है। समझ गए। तो यहां पर इन तीनों पारितंत्र को हम लोग अब समझते हैं। यहां ध्यान से देखना, तो जो वन पारितंत्र है उसमें उत्पादक कौन है, तो उत्पादक है पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे, छोटे छोटे पौधे होंगे लेकिन पेड़ भी होगा। तो भाई जंगल है, वन है, तो वहां पेड़, बड़े बड़े पेड़ पाए जाएंगे। जबकि तुम्हारा जो घास का मैदान है, ग्रासलैंड जिसे बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे पौधे, झाड़ियां पाई जाएंगी। इसमें जंगल का बड़े बड़े पेड़ों की बात हम लोग नहीं करते हैं। और यही यहाँ पर क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। छोटे छोटे घास, झुरमुट, ये सब क्या होते हैं, ये सब उत्पादक होते हैं। और जब हम लोग बात करेंगे एक तालाब के पारितंत्र की, जो तो तालाब में जो पारितंत्र होगा
उस पारितंत्र में देख सकते हो जो उत्पादक होते हैं वो छोटे छोटे शैवाल हो सकते हैं, छोटे छोटे पौधे हो सकते हैं। तो ये शैवाल वगैरह क्या है वहां पर, ये वहां पर उत्पादक होंगे। तो देखा तुमने, ये जो अलग अलग पारितंत्र है उसके उत्पादक क्या होंगे, अलग अलग। अब यदि बात करें प्राथमिक उपभोक्ता की, तो देखो यहां पर प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, ठीक है। तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं, शाकाहारी होते हैं। तो यहां पर देख सकते हो जो हमारा वन पारितंत्र है उसमें हिरन हो सकता है, इसी के साथ यहां पर भैंसे हो सकते हैं, इसी के साथ खरगोश भी हो सकता है। तो ये सारा कहां होगा, ये तुम्हारा वन पारितंत्र में क्या है, ये सारे हमारे पाए जाते हैं जंतु, जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राथमिक उपभोक्ता। इसके बाद देखोगे हमारा आ गया द्वितीयक उपभोक्ता। तो ये हो गया तुम्हारा, यहां पर सीधे शेर की ही बात करता है जो कि तृतीयक में हम लोग पढ़ते हैं। तो द्वितीयक उपभोक्ता छोटे छोटे जानवर जो कि मांसाहारी होते हैं उसको द्वितीयक उपभोक्ता बीच में रखा जाता है। फिर लास्ट में हमारा तृतीयक उपभोक्ता आता है जो कि शेर हो गया, बाघ हो गया, वो लास्ट में आ जाता है। समझ रहे हो ये सारा चीज। तो इस प्रकार से यह एक क्या बन रहा है, यह एक खाद्य श्रृंखला बन रहा है बच्चा लोग, ये याद रखना। इसे क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, जिसमें एक जीव अपने से नीचे वाले जीवों पर भोजन के लिए क्या होता है, आश्रित होता है। तो ये देखो, ये जो तृतीयक उपभोक्ता है वह द्वितीयक उपभोक्ता पर क्या होगा, भोजन के लिए आश्रित होगा। द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर भोजन के लिए आश्रित होगा। और प्राथमिक उपभोक्ता किस चीज पर भोजन के लिए आश्रित है, बिल्कुल ये आश्रित है उत्पादक पर। और इस तरीके से देख सकते हो एक सीक्वेंस बन रहा है, एक चेन बन रहा है, जिसमें एक स्तर का जीव दूसरे स्तर के जीव पर भोजन के लिए आश्रित होता है। इसे ही हम लोग कहते हैं फूड चेन, या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला, या फिर इसी का नाम होता है खाद्य श्रृंखला। जैसे देख सकते हो ये तुम्हारा टॉप कंज्यूमर हो गया, यानी कि ये तृतीयक उपभोक्ता है जो कि द्वितीयक उपभोक्ता पर भोजन के लिए आश्रित है। ये जो द्वितीयक उपभोक्ता है वो प्राथमिक उपभोक्ता पर आश्रित है भोजन के लिए, और ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है वह उत्पादक पर आश्रित है भोजन के लिए। इस प्रकार से भोजन के लिए यहां पर एक चेन बन रहा है, जिसमें प्रत्येक एक स्तर का जीव दूसरे स्तर के जीव पर भोजन के लिए आश्रित होता है। इस प्रकार के चेन को, इस प्रकार के श्रृंखला को ही हम लोग क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। समझ रहे हो। तो ये एक श्रृंखला बन रहा है। श्रृंखला कहने का मतलब, अब ये जो बगुला है वह यहाँ घास फूस नहीं खाना शुरू कर देगा। ये जो मछली है ये क्या करेगी, ये छोटे छोटे जानवरों को, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाएगी। ये जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं फिर घास फूस को खाएंगे, घास तो यहाँ नहीं है, एल्गी वगैरह को खाएंगे। तो इस प्रकार से एक श्रृंखला बन रहा है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, आहार श्रृंखला। तो अब बात आती है कि आहार श्रृंखला का परिभाषा क्या है। तो आहार श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला है जो कि भोजन पर आधारित श्रृंखला है, जिसमें एक स्तर का जीव अपने से नीचे स्तर के जीव के पर भोजन के लिए आश्रित होता है। इस प्रकार बने हुए श्रृंखला को क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई क्वेश्चन है, और इस तरीके से लिख दोगे जैसे मैंने बताया तो तुम्हारा पूरा नंबर जरूर आ जाएगा। और ये तीनों तुम्हें याद रखना है, ये और ये भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न पूछेगा कि एक वन पारितंत्र का उदाहरण दीजिए, एक घास के मैदान के पारितंत्र का उदाहरण दीजिए। तो घास के पारितंत्र का उदाहरण भी देख सकते हो, छोटे मोटे घास है, फिर टिड्डा है, फिर यहाँ क्या है बताओ, फ्रॉग है, मेंढक है, फिर सांप है, और फिर ये क्या है, ये ईगल है तुम्हारा, या गिद्ध है, ये चील भी इसको कह सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, इस प्रकार से एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। तो
यहां पर भी इसका नाम क्या होगा, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। अब ये है तृतीयक उपभोक्ता और ये है तुम्हारा टॉप कंज्यूमर, यानी कि उच्चतम उपभोक्ता, ये उपभोक्ता हो गया। समझ गए? तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो यहां देखो जो मैंने बताया वही यहां भी लिखा हुआ है कि यहां देख सकते हो जीवों की एक श्रृंखला जो एक दूसरे का आहार करते हैं, यानी एक स्तर का जीव अपने से निचले स्तर के जीव को आहार के रूप में लेता है। जैविक स्तरों पर भाग लेने वाला जीवों की यह श्रृंखला आहार श्रृंखला का निर्माण करती है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है, यह एक ऐसी श्रृंखला है जो कि भोजन पर आधारित है, जिसमें एक स्तर का जीव अपने से नीचे स्तर के जीव को भोजन के रूप में ग्रहण करता है, और यही श्रृंखला क्या कहलाती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो कई बार मैंने बता दिया। अब देखो यहां से भी क्वेश्चन एक और होगा, और यह है पोषी स्तर क्या है, पोषी स्तर किसे कहते हैं। तो तुम यहां देख सकते हो आहार श्रृंखला का, अभी जो आहार श्रृंखला बना था ना, उसका प्रत्येक चरण अथवा कड़ी, देखो इसी वर्ड को याद रखना है, प्रत्येक चरण अथवा कड़ी, प्रत्येक चरण अथवा कड़ी, आहार श्रृंखला के प्रत्येक चरण अथवा कड़ी को क्या कहते हैं, इसी को पोषी स्तर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हो। तो यहां देखो, यहां तुम्हें एक आहार श्रृंखला दिखाया गया है। तो ये जो पहला स्तर है यही पोषी स्तर है, ये भी एक पोषी स्तर है, ये भी एक पोषी स्तर है, और ये भी क्या है, एक पोषी स्तर है। यानी आहार श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। समझ गए? कितना आसान सा चीज है, लेकिन ये वर्ड्स याद रखने होंगे, तभी तुम्हें एग्जाम में ये लिख सकते हो। क्वेश्चन आएगा पोषी स्तर किसे कहते हैं, तो तुम्हें लिखना है आहार श्रृंखला के प्रत्येक कड़ी को, प्रत्येक चरण को क्या कहते हैं, पोषी स्तर कहते हैं। तो इसे इस तरीके से देख सकते हो। तो अब इसको और अच्छे से यहां दिखाया गया है, ये देखो। तो ये हो गया तुम्हारा उत्पादक, ये हो गया प्रथम पोषी स्तर के जीव हैं। उत्पादक क्या है, प्रथम पोषी स्तर बनाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय दूसरा पोषी स्तर है, ये तीसरा पोषी स्तर है, और ये चौथा पोषी स्तर है। तो देखो जैसे मैंने उपभोक्ता तुम्हें पढ़ाया था, मैंने बोला था ना कि बाद में बुक में लिखा हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। यहां पर देखोगे कि डिकम्पोजर्स यानी अपघटनकर्ता को नहीं रखा गया है, बस इसी को यहां पर देखना है। ये खाद्य श्रृंखला को इस तरीके से डिजाइन किया गया है। अब जब खाद्य श्रृंखला को इस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा तो एक पिरामिड की रचना बनता है। देख रहे हो यही क्या है, इसी को यहां पर एक पिरामिड के जैसा संरचना तुम्हें दिखाई देगा। अब ये बता क्या रहा है, अब ये बता रहा है तुम्हें संख्या के आधार पर इस तरीके से जब हम लोग जीवों को सजाएंगे तो इस प्रकार का एक संरचना बनेगा। अब बोलोगे कैसे बनेगा, देखो सबसे पहला समझो कि उत्पादक का संख्या क्या होगा, बहुत 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 ज्यादा। जो पेड़ है पौधे उनकी संख्या क्या है, एकदम बहुत ज्यादा है। किसके कंपैरिजन में, प्राथमिक उपभोक्ता जिसे बोलते हैं शाकाहारी, ये भी याद कर लो, यह है शाकाहारी जो कि है प्राथमिक उपभोक्ता। इसकी संख्या क्या होगी, इस उत्पादक से कम होगी। अब देखेंगे यदि छोटे छोटे जो मांसाहारी हैं वे शाकाहारियों से संख्या उनकी और कम होगी, और जो ये तृतीयक उपभोक्ता जो एकदम यहां पर टॉप इसी को मान करके चल रहा है, जैसे कि बाघ हो गया, शेर हो गया, गिद्ध हो गया, चील हो गया, या फिर तुम्हारा बगुला हो गया, ये सब टॉप में माना जाएगा, यानी कि तृतीयक उपभोक्ता में रख देंगे। और ये जो तृतीयक उपभोक्ता होगा उसकी संख्या सबसे कम होगी, समझ गए।
और इस तरीके से जिसका संख्या ज्यादा है उसको बड़ा बना दिया, कम है तो छोटा बना दिया, और छोटा बना दिया, और छोटा बना दिया। इस प्रकार से एक पिरामिड जैसी संरचना यहां पर बन जाती है। समझ रहे हो ना? तो यहां पर ये बड़ा, फिर छोटा और छोटा संख्या होता चला जा रहा है। तो हर एक बात जो मैं बता रहा हूं सभी बातों को याद रखना चाहिए। शाकाहारी का उत्पादक का संख्या सबसे ज्यादा, शाकाहारी का संख्या उससे कम, द्वितीयक उपभोक्ता छोटे मांसाहारी का संख्या उससे कम, और सबसे बड़े जो मांसाहारी जंतु हैं उनकी संख्या सबसे कम वहां पर होती है। तो ये क्या दिखा रहा है बच्चों? ये भी तुम्हारा खाद्य श्रृंखला को ही दिखा रहा है। और इस खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक स्तर जो है, ये जो दिख रहा है कड़ी, इसको क्या बोलते हैं? कड़ी। प्रत्येक कड़ी को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को हम लोग बोलते हैं, जी हां, यहां देखना, फिर से मैं बता, पोषी स्तर बोलते हैं। ये देखना, ये देखो, तो आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या प्रत्येक कड़ी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोषी स्तर बोलते हैं। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए। तो प्रथम पोषी स्तर जल्दी से बताओ कौन से जीव आएंगे? बहुत अच्छे, उत्पादक को बोलेंगे प्रथम पोषी स्तर। याद हो गया? यस सर, याद हो गया। दूसरा, शाकाहारी जीव कौन से पोषी स्तर में होंगे? बिल्कुल दूसरे पोषी स्तर में होंगे। यही सब क्वेश्चन तुम्हें समझना चाहिए। तो अब देखो, अब यहां पर बहुत सारी बातें बताई गई है, और अब मैं जितना चीज पढ़ते जाऊंगा सब तुमको पहले से आता होगा। देखो क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहा है? स्वपोषी अथवा उत्पादक, जल्दी से बता दो। प्रथम पोषी स्तर के जीव किसे कहते हैं? उत्पादक को कहते हैं सर। तो यही है उत्पादक, और उसकी संख्या कितनी होगी? सबसे ज्यादा होगी। वेरी गुड बच्चों। तो बोल रहा है प्रथम पोषी स्तर है और जिसकी संख्या भी सबसे ज्यादा होती है। अब बोलता है ये क्या करता है? सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करेगा, और उन्हें जो विषम पोषी हैं, यानी जो उस पर आश्रित है भोजन के लिए, उस तक वह उस एनर्जी को पहुंचाएगा, उस ऊर्जा को क्या करता है? पहुंचाता है। यानी कि यहां ऊर्जा के रूप में यदि बात करें तो थोड़ा सा फिर से समझ लो और बातें समझ लो। सब बात यहीं से समझना है तुम्हें, जो कि एग्जाम में तुमसे पूछेगा और तुमको आंसर देना होगा। तो देखो, जब सूर्य का प्रकाश है, सूर्य के प्रकाश से ये जो उत्पादक है वो क्या करेंगे? भोजन को बनाएंगे, और यही जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को फिर क्या होगा? आगे की ओर ले जाया जाएगा। यानी उत्पादक को कौन खाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। तो यानी जो प्राथमिक उपभोक्ता है उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है? उत्पादक से। द्वितीयक उपभोक्ता को कहां से मिल रहा है? प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता से। तृतीयक उपभोक्ता को कहां मिल रहा है? तो द्वितीयक उपभोक्ता से। समझ रहे हो? इस तरीके से अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ऊर्जा का जो प्रवाह है वह कैसा हो रहा है? एक दिशा में हो रहा है। तो यहां से प्रश्न कभी कभी पूछता है कि जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह कैसे होता है? तो उत्तर है एक ही दिशा में होता है। कैसे? क्योंकि उत्पादक को कौन ग्रहण करता है? प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक को तृतीयक उपभोक्ता। इस प्रकार से यह जो ऊर्जा है वह एक ही दिशा में क्या होता है? प्रवाहित होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। ये भी पूछता है कभी कभी, तो तुम इसको भी आंसर कर सकते हो। अब देखो, विषम पोषियों तथा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। अब देखो क्या बोल रहा है, जो शाकाहारी होते हैं अथवा जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, द्वितीय पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, छोटे मांसाहारी अथवा द्वितीयक उपभोक्ता तीसरे पोषी स्तर तथा बड़े मांसाहारी या तृतीय उपभोक्ता चौथे पोषी स्तर का निर्माण करते हैं। तो यहां से पढ़ने पर तो परेशानी हो रही है, तो यहां जैसे मैंने बता दिया यही है। ये है प्रथम पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर, तृतीय पोषी स्तर, और ये क्या हो गया? चौथा पोषी स्तर। तो इस प्रकार से ये पोषी स्तर का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है तुम्हारा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि चौथा पोषी स्तर में कौन आता है? जल्दी बता दो। फोर्थ। तो इसका उत्तर है, हाँ बताओ, तृतीयक उपभोक्ता आता है।
तृतीयक उपभोक्ता क्या आता है, चौथे पोषीय स्तर का निर्माण करता है। चलो तो आगे अब पढ़ते हैं और क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो देख सकते हो, हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं हमारे लिए ऊर्जा स्रोत का कार्य करता है। भाई हमारा ऊर्जा स्रोत कौन सा है, कहां से हमें ऊर्जा मिलता है, जल्दी से बता दो। तो भाई भोजन से मिलता है। हमें ऊर्जा कहां से मिल रहा है, भोजन से ही मिल रहा है। तो बोल रहा है विभिन्न कार्यों के लिए जो ऊर्जा प्रदान हमें कर रहा है वो कौन कर रहा है, भोजन कर रहा है। अतः पर्यावरण के विभिन्न घटकों की परस्पर अन्योन्य क्रिया में निकाय के एक घटक से दूसरे घटक में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, स्वपोषी सौर प्रकाश में निहित ऊर्जा को ग्रहण करके रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। तो देखो यहां पर बताया ही जा रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में आखिर क्या होता है, जल्दी से बताओ। तो प्रकाश संश्लेषण में हम लोगों ने जो पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सौर ऊर्जा है, कौन सा ऊर्जा है बच्चों, जो सौर ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है, उसको किस चीज में बदला जाता है, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता है। इस बात को याद रखना कि प्रकाश संश्लेषण में जो सूर्य का ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या प्रकाश ऊर्जा है, उसको रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और यह ऊर्जा संसार के संपूर्ण जैव समुदाय की सभी क्रियाओं के संपादन में सहायक होता है। और तो तुम जानते ही हो कि जो स्वपोषी होते हैं वही स्वयं से भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके, और फिर वह जो भोजन है संपूर्ण जो भी विश्व के जीव हैं वे क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली। जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनको डायरेक्टली कौन यूज करता है, शाकाहारी, और मांसाहारी इनडायरेक्टली उस पेड़ पौधे को क्या करता है, ग्रहण करता है। कैसे इनडायरेक्टली, क्योंकि मांसाहारी शाकाहारी को खाता है और शाकाहारी पेड़ पौधों को खाता है। इस प्रकार से तुम्हें समझ में आया होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो मैंने बताया था वही बात है कि जो ऊर्जा है वह एक ट्रॉपिक लेवल से, या बोलेंगे कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में, दूसरे पोषीय स्तर से तीसरे पोषीय स्तर में ऊर्जा क्या हो रहा है, भोजन के रूप में जा रहा है। तो यहां देखो, स्वपोषी से ऊर्जा विषम पोषी एवं अपघटकों तक जाती है, जैसे मैंने बता दिया। तो यानी स्वपोषी से ही होकर के ऊर्जा आगे की ओर जा रही है। तो जरा सोचो, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है हमारे पृथ्वी के लिए, सूर्य है भाई। सूर्य ही क्या है, मुख्य स्रोत है हमारे पृथ्वी के लिए ऊर्जा का। जैसा कि ऊर्जा के स्रोत नाम पिछले अध्याय में हमने जाना था कि जब ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होता है तो पर्यावरण में ऊर्जा की कुछ मात्रा का अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में ह्रास हो जाता है। तो तुम ये भी जानते हो कि जब ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है या रूपांतरित होती है तो उसमें कुछ ऊर्जा का क्या होता है, क्षय होता है, ह्रास होता है, और वह जो ऊर्जा है अनुपयोगी ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। पर्यावरण के विभिन्न घटकों के बीच ऊर्जा के प्रवाह का विस्तृत अध्ययन किया गया तथा यह पाया गया कि अब क्या क्या बातें पाई गई हैं वही हम लोगों को फिर आगे पढ़ना है, जो कि देखो यहां पर दिखाया गया है। देखो क्या बताया है, बोल रहा है एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाला सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो यहां देखो, सबसे पहला हर एक चीज में यहां पर क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो सौर ऊर्जा है उस ऊर्जा को जो पेड़ पौधे हैं वे भोजन में रूपांतरित करते हैं। तो मान लो सौर ऊर्जा 100% है तो उसका कितना प्रतिशत भाग उपयोग करते हैं, तो इसका उत्तर है 1% भाग। फिर से सुन लो कि स्थलीय पारितंत्र में, स्थलीय पारितंत्र की बात हो रही है, ये भी ध्यान देना, जो हरे पेड़ पौधे हैं उसकी पत्तियां जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके उसको भोजन बनाती हैं, तो सौर ऊर्जा का वह लगभग 1% भाग को ही क्या करती हैं, उपयोग करती हैं। किस चीज के लिए, खाद्य ऊर्जा में। याद हो गया ये बात, यस सर, ये मुझे पता चल गया। कितना प्रतिशत भाग, 1% भाग। अब यानी कि उत्पादक जो है वही सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा, और कितना प्रतिशत यूज कर रहा है, 1%, याद रखना। अब आगे क्या होता है, आगे देखो,
जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, जल्दी बता दो, हरे पौधों को क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। उसको कौन खाता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता खाते हैं, जिसे शाकाहारी के नाम से भी जानते हैं। तो बोलता है ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। तो यहां पर अब एक बात ध्यान देना है कि जब पेड़ पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं तो एक ऊर्जा का मात्रा क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में होता है। और कुछ ऊर्जा का उपयोग किस में हो रहा है? पाचन में, भोजन पचाने में, बहुत सारे जैव प्रक्रियाओं में, वृद्धि में, विकास में, जनन में, इसमें यूज होता है। यही सब तो बात लिख रहा है। खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है। यानी कि अब ध्यान देना है कि उसके शरीर में कितना ऊर्जा लग रहा है, या कितना ये जो तुम्हारा ऊर्जा का मात्रा है वो लग रहा है। तो बोल रहा है मात्र 10% ही खाए हुए भोजन की मात्रा का, जो भोजन वो खा रहा है उस मात्रा का मात्र 10% ही जैव मात्रा में बदल जाता है, मतलब बदल पाता है। तो बाकी क्या हो गया? बाकी ह्रास हो जा रहा है। अब कैसे ह्रास हो रहा है? तो ऊष्मा के रूप में और बाकी चीजों में, जैसे कि ये बातें बताई गई हैं, उसके वृद्धि में, उसके प्रजनन में, उसके श्वसन में, ये सारी क्या हो रही हैं? वहां पर यूज हो जा रही हैं। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। अब बोल रहा है जब हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता द्वारा खाए जाते हैं, ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा का पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में ह्रास होता है। कुछ मात्रा का उपयोग पाचन, विभिन्न जैव कार्यों में वृद्धि एवं जनन में हो जाता है। ध्यान से देखो, सबसे पहले सौर ऊर्जा का 1% भाग कौन ग्रहण कर रहा है? जो भी उत्पादक हैं वे ग्रहण कर पा रहे हैं। और उसके बाद मतलब उसको उपयोगी ऊर्जा में परिवर्तित कर पा रहे हैं, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर पा रहे हैं। ये समझ गए। अब जब ये जो पेड़ पौधे हैं इनको कौन खाएगा? शाकाहारी खाएगा। तो जब पेड़ पौधों को शाकाहारी जानवर, यानी कि उसका दूसरा नाम है प्राथमिक उपभोक्ता, वो जब खाता है तो उसमें बहुत सारा ऊर्जा का क्या होता है? ह्रास हो जाता है। किस रूप में? तो ऊष्मा के रूप में। पर्यावरण में ऊष्मा के रूप में वह ऊर्जा क्या हो जाता है? ह्रास हो जाता है। दूसरा एक भाग किस चीज में खत्म हो जाता है? तो भाई उसका जो शरीर है उसको चलाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाएं हो रही हैं, उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रहा है। तो भोजन जो वो करता है उसका काफी मात्रा जो है, उसका काफी मात्रा किस चीज में खर्च हो जा रहा है? तो किस चीज में खर्च हो रहा है? विभिन्न जैव कार्यों में, पाचन में, वृद्धि में, जनन में, इसमें वो खर्च कर दे रहा है। तो उसके शरीर में कितना लग रहा है? जो वो भोजन कर रहा है, मान लो जितना भी वो भोजन करता है उसके शरीर में वो कितना लग पाता है? तो बोलता है मात्र 10% ही जैव मात्रा के रूप में उसके शरीर में वो भोजन लगता है। तो जितना उसने भोजन किया उसका मात्र 10% ही उसके शरीर में लग रहा है, जैव मात्रा के रूप में उसके शरीर में आ रहा है। अब बोल रहा है कि यही मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं, खाए हुए भोजन की मात्रा का लगभग 10% ही जैव मात्रा में बदल पाता है तथा अगले स्तर की उपभोक्ता को उपलब्ध हो पाता है। अब ध्यान से सुनो, जो प्राथमिक उपभोक्ता का शरीर है उसी को तो मांसाहारी खाएगा। तो जितना शरीर में उसका जो जैव मात्रा है वही किस जानवर के लिए है? नेक्स्ट स्तर के प्राणियों के लिए, यानी मांसाहारियों के लिए, यानी कि द्वितीयक स्तर के उपभोक्ता के लिए। तो बोलता है अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या बोले जैव मात्रा का औसतन 10% ही उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचता है। यही बात यहां पर बोल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है तो यहां देखो, यहां से ज्यादा समझ में आएगा। यहां देखो, ये एग्जाम में क्वेश्चन भी तुमसे पूछेगा। क्या क्वेश्चन पूछेगा जरा समझो। जैसे देखो, पहला हो गया ये उत्पादक, और उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता।
तो यहां पर इस तरीके से इसको समझते हैं कि यदि ये प्रथम स्तर का पोषी स्तर है, प्रथम पोषी स्तर है ना, तो ये जो प्रथम पोषी स्तर है उसके पास मान लो कि 10,000 यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो ये द्वितीयक पोषी स्तर तक यानी दूसरे पोषी स्तर में कितना एनर्जी जाएगा, तो मात्र इसका 10% जाएगा, यानी यहां इसको 1000 यूनिट ऑफ एनर्जी प्राप्त होगा। तो इससे नेक्स्ट कितना जाएगा, इसका 10% यानी कि 100, यहां पर कितना जाएगा 100, 1000 का 10% कितना होता है 100, यानी 100 यूनिट ऑफ एनर्जी इसको जाएगा। तो नेक्स्ट तक क्या जाएगा, तो 10, यहां पर कितना जाएगा ओनली 10। इस प्रकार से हम देखें कि प्रत्येक एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितना एनर्जी जा रहा है, तो मात्र 10% ही जाता है। यहां से यहां कितना जा रहा है 10%, यहां से यहां कितना जा रहा है 10%, और यहां से यहां कितना जा रहा है 10%, यानी कि प्रत्येक नेक्स्ट पोषी स्तर में 10% ऊर्जा का ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसे ही हम लोग 10% रूल के नाम से भी जानते हैं, तुमने पढ़ा भी होगा। तो यहां देख सकते हो, अब देखो क्योंकि उपभोक्ता के अगले स्तर के लिए ऊर्जा की बहुत कम मात्रा उपलब्ध हो पाती है, तो अब देखा तुमने हरेक एक पोषी स्तर में ऊपर जाने पर जो ऊर्जा की मात्रा है वह क्या होते जा रही है, घटते जा रही है। मात्र 10% ही आगे पहुंच पा रहा है। तो बोल रहा है आहार श्रृंखला सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण की होती है। तो यहीं से एक क्वेश्चन पूछेगा, तुमसे पूछेगा कि जो आहार श्रृंखला होती है 3 अथवा 4 कड़ी का, या 3 अथवा 4 चरण का, या 3 अथवा 4 पोषी स्तर का क्यों होता है, तो इसका उत्तर यह है, यही इसका उत्तर है, क्योंकि एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने पर ऊर्जा की बहुत कम मात्रा ही जा पाती है। और यही कारण है कि जो हमारा आहार श्रृंखला है सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण का होता है। प्रत्येक चरण पर ऊर्जा का ह्रास इतना अधिक होता है कि चौथे पोषी स्तर के बाद उपयोगी ऊर्जा की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो यहां तक तुम आंसर लिख सकते हो कि यदि हम लोग देखें यहां पर उदाहरण जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इसके बाद यदि नेक्स्ट पोषी स्तर होगा, उसके बाद एक और नेक्स्ट पोषी स्तर होगा, तो सोच लो कितना कम ऊर्जा आगे की ओर जा पाएगा। तो यही बात है कि ये जो पोषी स्तर होता है, तो इसी कारण से बोल रहा है कि यहां पर जो आहार श्रृंखला होता है वह सामान्यतः 3 अथवा 4 चरण अथवा पोषी स्तर का ही होता है। समझ गए बच्चों? अब देखो अब और क्या बात बता रहा है, बोल रहा है सामान्यतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है, अतः उत्पादक स्तर पर यह संख्या सर्वाधिक होती है। यह भी मैंने बता दिया। मैंने क्या बताया कि सबसे पहले होंगे उत्पादक, जिसकी संख्या क्या होगी सबसे ज्यादा, उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता की संख्या उससे कम होगी, द्वितीयक उपभोक्ता की संख्या और कम होगी, और धीरे धीरे ये संख्या क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा यानी घटते जाएगा। विभिन्न आहार श्रृंखलाओं की लंबाई एवं जटिलता में काफी अंतर होता है। अब देखो आहार श्रृंखला भी अलग अलग प्रकार के होंगे, जैसे मैंने बताया था आमतौर पर प्रत्येक जीव 2 अथवा अधिक प्रकार के जीवों द्वारा खाया जाता है, जो स्वयं अनेक प्रकार के जीवों का आहार बनते हैं। अतः यह एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, आहार जाल कहेंगे। तो यहां से एक और भी एक क्वेश्चन आ गया तुम्हारा कि आहार जाल किसे कहते हैं। तो पहले मैं आहार जाल को अच्छे से समझा देता हूं, उसके बाद डेफिनेशन भी बता दूंगा जिसको तुम एग्जाम में लिख सकते हो। तो यहां पर यदि आहार जाल देखो तो ये देखो आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल, यानी कि यहां पर कई आहार श्रृंखला तुमको देखने को मिल सकते हैं। तो देखो ये एक आहार श्रृंखला दिखा रहा है, किसका है, बिल्कुल ये पॉन्ड इकोसिस्टम का है, यानी तालाब पानी तंत्र का है। यदि यहां पर देखो तो ये तुम्हारा किसका है, जल्दी बता दो,
हाँ, ये वन पारितंत्र का है। इसके बाद यहां देख सकते हो तो ये ग्रासलैंड पारितंत्र का है, दिख रहा है ये सारा। तो ये अलग अलग पारितंत्र यहां पर तुम्हें देखने को मिल रहा है। लेकिन यदि हम लोग फूड की बात करें, फूड हैबिट की बात करें, तो क्या ये जो बगुला है वह सिर्फ मछलियों को ही खाएगा, या यदि उसको मेंढक मिलेगा तो मेंढक को भी खा लेगा? तो इसका उत्तर है यदि उसको मछली मिलेगा तो मछली खाएगा, मेंढक मिलेगा तो मेंढक भी खाएगा। इसी के साथ यदि ये जो सांप है वो मेंढक को भी खा सकता है, चिड़िया को भी खा सकता है, चूहा को भी खा सकता है। खा सकता है कि नहीं खा सकता है? बिल्कुल। हालांकि सांप तो खरगोश को भी खा सकता है, और जो बड़ा बड़ा सांप है वो हिरन को भी खा सकता है। बोलो बच्चों, खाता है कि नहीं खाता है? बिल्कुल खाता है। इसका मतलब है कि जो आहार श्रृंखला है, जो हम लोगों ने क्या देखा, इस प्रकार से आहार श्रृंखला हुआ कि एक जानवर दूसरे जानवर को इस प्रकार से खाता चला जाएगा, या बोलेंगे एक जीव दूसरे जीव को खाता चला जाएगा और एक श्रृंखला बनाएगा। लेकिन क्या यह एक संभव है? तो नहीं, यह संभव नहीं है। इसका मतलब एक ही जीव कई अन्य जीवों को खा सकता है और कई अन्य जीवों का आहार भी बन सकता है। तो सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि कई आहार श्रृंखलाओं का जो जाल बन जाएगा, क्या बन जाएगा? जाल बन जाएगा। देखो तो ये जाल जैसा नहीं लिख रहा है, इसको ये खा 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 रहा है, ठीक है? तो ये कोई किसी को यहां पर जो उसके निचले स्तर का है और खाने लायक भोजन है वो यहां पर खा सकता है। और जब इस प्रकार से कई आहार श्रृंखला का जाल बन जाएगा, आहार श्रृंखला का जाल बन जाएगा, उसे ही क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। तो इसको और अच्छे से परिभाषित करना होगा, ये तो मैं समझा रहा था, लेकिन यहां परिभाषित करना है तो यहां देख सकते हो क्या परिभाषा है। तो बोल रहा है कि एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित होते हैं, ये बात लिखना होगा, तथा शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बनाते हैं जिसे आहार जाल कहते हैं। इसका मतलब प्रकृति में यदि हम लोग भोजन को लेकर के देखें तो हमें आहार श्रृंखला नहीं मिलती है, बल्कि आहार जाल देखने को मिलता है। तो ये बात फिर से सुन लो, एक सीधी आहार श्रृंखला के बजाय जो जीव होते हैं उसके मध्य आहार संबंध में शाखान्वित होते हैं, या बोलेंगे सीधे आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। शाखान्वित का मतलब समझ रहे हो कि ये इसको भी खा रहा है, ये इसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो इसको खा रहा है, तो बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी। तो इस प्रकार से जो आहार संबंध है वो कैसा है? शाखान्वित। वर्ड याद रखना, जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित होते हैं। फिर से सुन लो, जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और शाखान्वित श्रृंखलाओं का एक जाल बन जाता है। शाखान्वित श्रृंखला का क्या बन जाता है? एक जाल बन जाता है, जिसे क्या कहते हैं? आहार जाल। तो ये जो लाल से मैंने लिख दिया है ये तुम्हें लिख देना है कब? जब प्रश्न पूछेगा आहार जाल किसे कहते हैं। फिर से बता दूं परिभाषा, फिर से सुन लो। तो जीवों के बीच आहार संबंध शाखान्वित होते हैं और ये शाखान्वित श्रृंखला का जाल बनाते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? आहार जाल कहते हैं। देखो, तुम्हें याद वो चीज रखना है जो तुमको लिखना है एग्जाम में, सिर्फ समझने से एग्जाम में तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा, यही बात ध्यान देना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह के चित्र से दो बातें स्पष्ट होती हैं। पहला, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशिक अथवा एक ही दिशा में होता है। यही मैं बोल रहा था, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो ऊर्जा का प्रवाह है एक ही दिशा में होता है, यस और नो? तो यस। कैसे एक दिशा में होता है भाई? सौर ऊर्जा को कौन लेगा? उत्पादक। उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, और हमेशा वही सीधी रेखा चलेगी।
कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो द्वितीयक उपभोक्ता है उससे प्राथमिक लेगा, प्राथमिक से उत्पादक लेगा। ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है। हो सकती है? नहीं होती है। जो सूर्य का ऊर्जा है उससे जो भोजन बन गया, भोजन जो बन गया पौधों के द्वारा जो बनाया गया, तो भोजन से वापस सौर ऊर्जा में वो बदल नहीं सकता है। तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होता। यानी कि ये जो पौधे भोजन बना रहे हैं, इन पौधों से कहां गया? शाकाहारी में गया। कहां गया? शाकाहारी में गया। तो शाकाहारी से पुनः वह ऊर्जा स्वपोषी में नहीं आ सकता है। स्वपोषी से पुनः वह ऊर्जा सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि हम लोग बोलते हैं कि ये एक दिशा में बढ़ रहा है, सिर्फ एक दिशा में ही बढ़ रहा है, वापस उससे रिटर्न ऐसे दिशा में नहीं देखने को मिलेगा। तो ये बोल रहा है जैसे यह विभिन्न पोषीय स्तरों पर क्रमिक स्थानांतरित होती है, अपने से पहले स्तर के लिए उपलब्ध नहीं होती है। यानी कि ये आगे की ओर ही बढ़ते रहेगी। तो चलो आगे बढ़ते हैं और अपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को यहां पर पढ़ने वाले हैं, जो कि है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन। जैव आवर्धन किसे कहते हैं वह हम लोग को पढ़ना है। तो चलो अब देखते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे देख सकते हो, बोलता है आहार श्रृंखला का एक दूसरा आयाम यह भी है कि हमारी जानकारी के बिना ही कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो भाई तुम पहले ये बताओ, हम लोग आहार श्रृंखला के भाग हैं कि नहीं है? बिल्कुल है सर, क्योंकि हम लोग भोजन कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। तो यानी हम भी आहार श्रृंखला के भाग हैं। हम भोजन में क्या क्या लेते हैं? पादप लेते हैं और जंतु को लेते हैं। तो पादप और जंतु में यदि कोई हानिकारक रसायन प्रविष्ट कर जाता है तो उससे होते हुए वो हमारे शरीर में भी क्या हो जाएंगे? प्रविष्ट कर जाएंगे। तो भाई अब बात आता है कि कोई पादप है या फिर कोई क्या है, तुम्हारा जंतु है, ठीक है, उसके शरीर में हानिकारक पदार्थ कैसे आता है? तो सीधा सा बात है कि यदि कोई हानिकारक पदार्थ, कोई हानिकारक रासायनिक पदार्थ, जैसे कि मान लो कीटनाशक हो गया या फिर कुछ और भी खतरनाक हानिकारक पदार्थ है, किसी कारण से वे मिट्टी में चला गया। देखो यही पौधा है, तो मान लो किसी कारण से कहां पहुंच गया है? मिट्टी में पहुंच गया है। तो मिट्टी में जब वो पहुंच गया तो पौधों के जड़ों के द्वारा वह अवशोषित हो जाएगा। मिनरल्स जैसे अवशोषित होते हैं वैसे वह भी अवशोषित हो जाएगा और वो कहां पहुंच जाएगा? वो पौधों के शरीर में पहुंच जाएगा। और यदि यहां पर जो मनुष्य है वह पौधों को तो खाता ही है, तो पौधों को जब वो खाता है तो वो जो हानिकारक पदार्थ है मनुष्य में चला जाएगा। ठीक इसी तरीके से जो जंतु है, जंतु को भी मनुष्य खाता है। तो यह जो जंतु है वो किसको खा रहा था? पेड़ पौधों को। तो जब जंतु पेड़ पौधों को खाता है तो पहले वह हानिकारक पदार्थ कहां चला गया? जंतुओं में चला गया। और फिर जंतु को जब मनुष्य खाया तो मनुष्य के शरीर में चला गया। इस प्रकार से यहां पर ध्यान दोगे तो दो तरीके से मनुष्य में क्या हो रहा है? जो हानिकारक रासायनिक पदार्थ है वह पहुंच जा रहा है। एक तो सीधे डायरेक्टली प्लांट्स से पहुंच जा रहा है, और उस प्लांट को जब जिस जंतु ने खाया होगा उसी जंतु को यदि वह मनुष्य खाता है तो वहां से भी वो क्या हो जाता है? पहुंच जाता है। इस प्रकार से देख सकते हो कि यहां पर यह रासायनिक पदार्थ मनुष्यों तक क्या हो जा रहा है? पहुंच जा रहा है। लेकिन यहां एक खास बात पढ़ना है हम लोग को, और वह बात यह है कि ये जो रासायनिक पदार्थ की मात्रा है वह मनुष्यों में क्या होगी? सबसे ज्यादा पाई जा सकती है। तो इस प्रकार से देखा कि कैसे मनुष्यों में वह रासायनिक हार्मफुल पदार्थ पहुंच जाता है। लेकिन बात यहीं तक नहीं है, अब बात थोड़ा आगे हम लोग को पढ़ना है और हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर पढ़ना है जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन या फिर जैव आवर्धन। तो अब यहां पर हमारा एक एकदम खास प्रश्न आता है, वह है जैव आवर्धन। जैव आवर्धन किसे कहते हैं?
तो इसका उत्तर है कि किसी हानिकारक पदार्थ का, किसी हानिकारक रासायनिक पदार्थ का एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में मात्रा का बढ़ते जाना क्या कहलाता है? जैव आवर्धन। इसका मतलब कोई हानिकारक पदार्थ यदि उत्पादक तक पहुंच गया है, कैसे पहुंचेगा ये तुमने समझ लिया कि ये जो उत्पादक हैं वो क्या हैं? पेड़ पौधे हैं। और जब वह हानिकारक पदार्थ किसी प्रकार से मिट्टी में प्रवेश कर जाता है तो मिट्टी के द्वारा ये इसकी जड़ों से होते हुए उत्पादक तक पहुंच जाएगा कोई भी हानिकारक पदार्थ, जैसे कि मान लो कीटनाशक हो गया या फिर डीडीटी हो गया या फिर इस तरीके से जो एचजी होता है वह हो गया। ये सब क्या है? कुछ हानिकारक पदार्थ हैं जो कि पौधों के जड़ों से अवशोषित होंगे और पौधों तक यानी कि उत्पादक तक पहुंच जाएंगे। अब देखो इस उत्पादक को कौन खाएगा? शाकाहारी खाएगा। इसका मतलब ये हानिकारक पदार्थ कहां पहुंच गया? शाकाहारियों में पहुंच गया। अब उसको कौन खाएगा? मांसाहारी। तो वह मांसाहारी के शरीर में पहुंच गया। और उसको क्या खाएगा? शीर्ष मांसाहारी। तो ये जो हानिकारक पदार्थ है इस प्रकार से एक ट्रॉपिक लेवल या बोलेंगे कि एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में भोजन के द्वारा क्या हो रहा है? पहुंचते जा रहा है। तो इस पोषीय स्तर से इस पोषीय स्तर में और इस पोषीय स्तर से ऊपर के पोषीय स्तर में जो हानिकारक रसायन वो पहुंच रहा है। लेकिन ये जो हानिकारक पदार्थ ऊपर की ओर जा रहा है तो उसका मात्रा भी बढ़ते जा रहा है, मात्रा भी आवर्धित होते जा रहा है। उसी को हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन। जैसे कि मान लो ये एक पौधा है, इसमें मान लो कि कोई एक हानिकारक हार्मफुल पदार्थ है, उसमें 2 ppm मान लो 2 ppm कोई हानिकारक पदार्थ था, तो इस एक पौधे में कितना हानिकारक पदार्थ है? 2 ppm। लेकिन जैसे ही वह एक शाकाहारी में पहुंचेगा तो वह बढ़ के कितना हो जाएगा? 10 ppm हो जाएगा। और जैसे ही ये बढ़ के एक मांसाहारी में पहुंचेगा, ठीक है, एक मांसाहारी में यहां पहुंचेगा तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 100 ppm हो सकता है, 100 ppm। और जब ये बढ़ करके शीर्ष मांसाहारी में मान लो पहुंच जाएगा तो ये बढ़ करके 1000 ppm या फिर बोलो 1000 ppm हो सकता है। इस प्रकार से देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ऊपर के पोषीय स्तर में बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे इस हानिकारक पदार्थ की मात्रा क्या होती जा रही है? बढ़ते जा रही है। इसका मतलब जो सबसे टॉप पर होगा कोई जीव, उसके शरीर में वो हानिकारक पदार्थ सबसे ज्यादा होगा। तो अब तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई ये कैसे हो जा रहा है। नीचे में तो ये 2 ppm था, एक प्राणी की बात करें तो नीचे में मान लो कोई एक घास है या कोई एक पौधा है, उसमें तो बस 2 ppm पाया जा रहा है। तो तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये जो एक पौधा दिख रहा है यहां पर तो 2 ppm है, तो यहां पर जो एक जानवर है, मान लो कि ये खरगोश एक जानवर है, तो उसमें 10 ppm कहां से हो गया? कैसे इसका मात्रा बढ़ गया? अब जो यहां पर एक मांसाहारी मान लो गीदड़ है, उसके शरीर में भला 100 ppm कैसे हो गया? और जो ऊपर जो शेर था उसमें 1000 ppm कैसे हो गया? ppm मतलब मान लो एक मात्रक मैंने यूज किया। ये तुम जरूर सोच रहे होगे कि ये मात्रा भाई हानिकारक पदार्थ का मात्रा कैसे बढ़ते जा रहा है, भाई वो कैसे बढ़ रहा है? तो इसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो क्या है। अब देखो ये जो एक खरगोश है, बताओ कितना, क्या एक ही घास को खाएगा? नहीं, एक घास को नहीं खाएगा, ये तो बहुत सारे घास को खाएगा। तो मान लो कि ये 5 घास को खा जाता है, मान के चलो, एकदम मैं सिंपल सा उदाहरण दे रहा हूं, मान लो ये 5 घास को खाता है, क्योंकि ये खरगोश जो है एक घास से इसका पेट भरेगा नहीं, 5 घास इसको खाना पड़ेगा। तो भाई पांचों में जो हार्मफुल पदार्थ है वो सब कहां चला गया? इसके शरीर में जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बताओ ये जैव आवर्धन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, ये जैव आवर्धन हुआ। यानी कि प्रथम पोषीय स्तर से द्वितीय पोषीय स्तर में ये हार्मफुल पदार्थ का मात्रा क्या हो गया? बढ़ गया।
तो अब बात करते हैं ऊपर ऊपर थोड़ा समझो। अब देखो मान लो कि ये गीदड़ है, तो बस वो एक ही खरगोश को खा करके रह पाएगा? नहीं। तो गीदड़ ने भी क्या किया, 10 खरगोश को वो भी चट कर गया, 10 खरगोश खा गया। तो यदि वो 10 खरगोश खाता है और प्रत्येक खरगोश में मान लो कि 10 ppm था, तो उसके पास हार्मफुल पदार्थ कितना हो गया, 100 ppm उसमें चला गया बेचारे के पास। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? यस सर। यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ये जो हानिकारक रसायन है वे आवर्धित होते जा रहे हैं। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं। अब ऊपर का और कहानी देख लो। अब ये जो तुम्हारा गीदड़ है, ऐसा ऐसा गीदड़ को, एक गीदड़ मान लो शेर ने खाया और 10 यहां पर क्या खा लिया इसने, 1000 है ना, मान लो कि ये इसने 10 गीदड़ को खा लिया। अरे एक समझने की बात है, मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूं। इसने अब 10 गीदड़ खा लिया, तो जब 10 गीदड़ खा लिया तो भाई सब का हार्मफुल पदार्थ कहां पहुंच गया, इस शेर के पास पहुंच गया। अब शेर को कुछ और भूख लगा था, बोला कि अब तो काम नहीं चल रहा है, तो 2 खरगोश भी वो खा गया। तो 2 खरगोश तो प्लस 20 ppm और जोड़ दो, मतलब ये जितना खाएगा उतना हार्मफुल पदार्थ इसके शरीर में जाता चला जाएगा, और इस प्रकार से ये क्या होगा, आवर्धित होगा, और इसे ही क्या कहेंगे, जैव आवर्धन कहेंगे। तो चलो अब हम लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं, किस प्रकार से जो रसायन है वे पेड़ पौधों में पहुंचते हैं और फिर उसके आगे पोषी स्तर तक पहुंचते हैं। तो यहां देख सकते हो इसका एक कारण है विभिन्न फसलों को। अब देखो यहां फसल की बात कर रहा है, तो जैसे अब मनुष्य में यदि हम लोग बात करें कि हमारे शरीर में जो हानिकारक केमिकल्स है वो कैसे पहुंचते हैं, तो उसको एक तरीके से यहां दिखाने का कोशिश किया गया है कि यदि फसलों को रोग से बचाने के लिए या फिर बहुत सारे कीट से बचाने के लिए क्या किया जाता है, पीड़क नाशक एवं रसायनों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है। तो ये जो रसायन है बह करके कहां चला जाएगा, मिट्टी में चला जाएगा या जल के स्रोतों में चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और जब ये मिट्टी में इन पदार्थ में जब और पौधे उगाए जाएंगे तो पौधों द्वारा जल एवं खनिज लवण के साथ अवशोषण हो जाता है तथा जलाशयों से यह जलीय पौधों एवं जंतुओं में प्रवेश कर जाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है कि पेड़, ये जो फसल है, पौधे हैं, उनमें ये रसायन फिर उनके जड़ों के द्वारा अवशोषित होकर के पहुंच जाएगा। यह केवल एक तरीका है जिससे वे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो मैंने कई बार तुम्हें यहां रिपीट करके बता दिया कि आखिर ये जो केमिकल्स हैं, हार्मफुल रसायन है, वे किस प्रकार से हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर है कि जो प्रथम पोषी स्तर है, उत्पादक जिससे पेड़ पौधे हैं, उनके द्वारा वे अवशोषित होकर के हमारे आहार श्रृंखला में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो आहार श्रृंखला में प्रवेश कर गया तो फिर एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर, दूसरे से तीसरे में वो बढ़ता चला जाएगा और उसका मात्रा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। उसे ही क्या बोलेंगे, जैव आवर्धन बोलेंगे। क्योंकि ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं। अब ध्यान से देखना, ये पदार्थ अजैव निम्नीकृत होते हैं, इसके कारण जब ये एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएंगे तो उसका अमाउंट क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, वह डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है। यह प्रत्येक पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर संग्रहित होता जाता है, यानी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ये जमा होते जाता है, जमा होते जाता है। क्योंकि किसी भी आहार श्रृंखला में मनुष्य शीर्षस्थ है। देखो एक मनुष्य क्या है, टॉप पर है, हर चीज खाता है, भले ही तुम ना खाओ, लेकिन यूजुअली जो मनुष्य है हर चीज को खाता है। अतः हमारे शरीर में यह रसायन सर्वाधिक मात्रा में संचित हो जाते हैं। हमारे ही शरीर में क्या होगा, ये रसायन सबसे ज्यादा संचित होगा। इसे जैव आवर्धन कहते हैं। यही है तुम्हारा क्वेश्चन।
कि भाई जैव आवर्धन क्या है। तो जो हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक केमिकल है, वह एक पोषीय स्तर से दूसरे पोषीय स्तर में उनका मात्रा क्या होता है, बढ़ते जाता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव आवर्धन। यही कारण है कि हमारे खाद्यान्न, गेहूं तथा चावल, सब्जियां, फल, मांस में पीड़क रसायन के अवशिष्ट विभिन्न मात्रा में उपस्थित होते हैं। इन्हें पानी से धोकर अथवा अन्य प्रकार से अलग नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये सारी चीजें तुम यहां देख सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, पोषी स्तर क्या है, क्या है जल्दी बता दो। कई बार मैंने बताया कि पोषी स्तर क्या है, ठीक है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए। आहार श्रृंखला का भी उदाहरण, कई प्रकार के आहार श्रृंखला पढ़ा दिया गया। तो आहार श्रृंखला का उदाहरण सिंपल सा दे सकते हो, जैसे वन पारितंत्र है। वन पारितंत्र में क्या दे दोगे, जैसे घास हो गया, हिरन हो गया, बाघ हो गया, ऐसा एक आहार श्रृंखला बना सकते हो। इसी प्रकार से जो तालाब का तुम्हारा पारितंत्र था, उसका एक आहार श्रृंखला बना सकते हो। तो कई प्रकार के आहार श्रृंखला का चित्र में मैंने वर्णन किया है, उसको बताओगे। इसमें विभिन्न पोषीय स्तर को बताइए। बताया है ना, पोषीय स्तर जो उत्पादक है वो प्रथम पोषीय स्तर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। तो ये पहला पोषीय स्तर, दूसरा पोषीय स्तर, तीसरा पोषीय स्तर, चौथा पोषीय स्तर, वैसे ही लिख देना है। पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है। अपमार्जक यहां कहने का मतलब अपघटक से है। तो यदि अपघटक रहेंगे तो वो जो मृत अवशेष है उसका अपघटन करके उसके जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ देंगे, या जटिल कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़ देंगे और वापस हमारे पर्यावरण में मिला देंगे, जिससे कि हमारे पर्यावरण में ये अवशेष इकट्ठे नहीं होंगे और इस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसका साइक्लिंग हो सकेगा। तो ये कौन करेगा, अपमार्जक ही करेंगे। इस कारण से ये जो अपमार्जक हैं बहुत ही जरूरी हैं हमारे पर्यावरण के लिए। यही सब तो लिख देना है। चलो, हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अब ये आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। देखो क्या बोलता है, हम सब पर्यावरण का समेकित भाग है। हम भी किसके भाग हैं भाई, पर्यावरण के ही भाग हैं। तो बोलता है पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं, करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो बोलता है हमारे क्रियाकलाप गतिविधियां हमारे चारों ओर के पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं, यहां देखो चढ़ चुके हैं, लिखा हुआ है कि हमारे क्रियाकलाप पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। इस भाग में हम पर्यावरण संबंधी 2 समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, पिछले जो 9वीं कक्षा थी उसमें हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी टॉपिक्स पढ़े थे। अब यहां पर देखो, यहां हम लोग को पढ़ना है ओजोन परत तथा यह किस प्रकार अपक्षयित होता है। मुझे पता है बच्चों तुमने काफी इसके बारे में पढ़ा है। तो देखो, ये है हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर हमारा ये क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल में विभिन्न परतें पाई जाती हैं। इसी में एक परत है जिसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, और इसी स्ट्रेटोस्फेयर में एक ओजोन का लेयर पाया जाता है। समझ गए। अब बात है कि ओजोन क्या है। सबसे पहला प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर ओजोन क्या है। तो ऑक्सीजन का जब 3 अणु इस प्रकार से लिखेंगे O3, तो इसे ही हम लोग बोलते हैं ओजोन। देखो, इसमें प्रश्न उत्तर के तौर पर हम लोग इसको पढ़ लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि ओजोन किसे कहते हैं। तो ओजोन एक जहरीला गैस होता है जिसे O3 कहते हैं, और ये हमारे वायुमंडल में जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें इसका बहुतायत, मतलब कि इसका एक परत पाया जाता है। इस ओजोन का कहां पाया जाता है, हमारे वायुमंडल के स्ट्रेटोस्फीयर में। अब जो नया प्रश्न तुम्हारे दिमाग में आएगा कि क्या ये जो ओजोन है वह अच्छा है या खराब है। तो सबसे पहला तो ये हमारा जहां पर हम रह रहे हैं वहां पर ये नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये जहरीला होता है। यदि इसके संपर्क में आया जाए तो बहुत घातक ये हो सकता है। तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा है कि हमारी ये जहां पर हम रह रहे क्षोभ मंडल, जो ये क्षोभ मंडल है तुम्हारा, वहां पर ये नहीं पाया जा रहा है। लेकिन ये स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है।
तो दूसरा क्वेश्चन होता है कि भाई ओजोन क्या करता है, ओजोन हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक है। तो इसका उत्तर है बच्चों, ओजोन जो सूर्य से आ रहा यूवी प्रकाश है या पराबैंगनी प्रकाश है उसको पृथ्वी तक आने नहीं देता है। यही ओजोन का क्या है, ओजोन लेयर का फायदा है। ओजोन का क्या फायदा है, तो जो ओजोन है वह जो सूर्य है उससे आ रही जो किरणें हैं उसमें एक ऐसी किरण है जिसको बोलते हैं यूवी रेडिएशन यानी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि पराबैंगनी किरणें, उसको यह पृथ्वी तक आने से रोकता है। ये इसका फायदा है। फायदा समझ में आ गया। तो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आएगा कि ये यूवी रेडिएशन हमारे पृथ्वी तक आया था तो दिक्कत क्या था भाई, क्या दिक्कत था। तो हम लोगों को देखना है कि ये जो यूवी रेज है यदि हमारे पृथ्वी तक आएगा तो विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं में बीमारी पैदा कर सकता है। जैसे मनुष्यों में स्किन का कैंसर कर सकता है, साथ ही साथ ये कैटरेक्ट यानी कि मोतियाबिंद कर सकता है। पेड़ पौधों में बहुत सारे रोगों को ये उत्पन्न कर सकता है। इसीलिए ये यूवी रेज हमारे लिए हानिकारक हैं। तो बताओ फिर O3 अच्छा है कि खराब है। बिल्कुल अच्छा है, क्योंकि ये हमारा पृथ्वी का रक्षा कर रहा है यूवी रेडिएशन से। 3 प्रश्न हो गए। अब चौथा प्रश्न ये आएगा कि क्या ओजोन को किसी चीज से हानि है। तो इसका आंसर है यस, ओजोन को एक चीज से हानि, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो एक रसायन का ग्रुप है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो यदि यहां ओजोन से ओजोन के परत तक जाता है तो ये O2 O3 को ब्रेक करता है यानी तोड़ देता है और ब्रेक करके इसको O2 में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये हमारे ओजोन परत का क्षय कर देगा, जिसके कारण ये जो ओजोन ये जो यूवी रेडिएशन है वो हमारे पृथ्वी तक आने लगेगा और इससे फिर प्रॉब्लम होना लगेगा। तो ये चौथा प्रश्न था। तो पांचवा प्रश्न ये है कि भाई ये CFCs कहां से आते हैं। तो CFC मानवों के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, विभिन्न जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है और जिस कारण से जब ये वायुमंडल की ओजोन परत तक जाता है तो उसको क्या करने लगता है, क्षय करने लगता है। तो ये सारे प्रश्न थे जो ओजोन से संबंधित थे। लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि भाई ये ओजोन का निर्माण कैसे होता है। ये भी एक प्रश्न आता है तुम्हारे एग्जाम में कि ये ओजोन बनता कैसे है। तो ओजोन भी यूवी रेडिएशन की मदद से बनता है। देखो जो हमारे वातावरण में O2 है, ऑक्सीजन दो एटम का बना हुआ है, उस पर यूवी रेज आते हैं और ये जो यूवी रेज हैं इसको ऑक्सीजन में तोड़ देते हैं, एक एक अणु में परमाणु में तोड़ देते हैं और जब यही O2 से मिलता है यानी O2+O तो यही ओजोन का निर्माण करता है। समझ गए कितना आसान था कि जो ऑक्सीजन है O2 है उसको यूवी रेडिएशन क्या करता है, O में तोड़ देता है, मतलब एक एक परमाणु में तोड़ देगा और यही जो एक परमाणु है फिर ऑक्सीजन से मिलेगा और O3 का निर्माण करता है। देखो कितने अच्छी प्रश्न मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ अपने बुक में, और जो मैंने बातें बताई यही सब यहाँ पर बताया गया, लेकिन इसको याद कर लेना होगा बच्चों। जो भी क्वेश्चन मैंने 4-5 प्रश्न बताए सबको याद करना होगा। तो बोलता है ओजोन जो है O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन कि ओजोन क्या है, तो ये इसका आंसर है। अब बोलता है ऑक्सीजन, जिसके विषय में हम प्रायः चर्चा करते हैं, ऑक्सीजन के अणु 2 परमाणु होते हैं, यानी जो हम लोग सांस में ऑक्सीजन लेते हैं वो O2 होता है और जो ओजोन की बात कर रहे हैं वो O3 होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल। और जहां ऑक्सीजन सभी प्रकार के वायवीय जीवों के लिए वरदान है, वहीं ओजोन क्या है, एक घातक विष है। तो पहला क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है तुम्हें पता चल गया, ओजोन क्या है, O3 है और यह एक घातक विष है। क्लियर है? एकदम सब समझ में आ गया सर। चलो अब आगे देखते हैं। तो
ये जो ओजोन है वो कहां पाया जाता है, तो बोलता है वायुमंडल के ऊपरी स्तर में ओजोन पाया जाता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य करता है। तो दूसरा क्वेश्चन आ गया कि भाई ये क्या करता है, क्यों हमारे लिए फायदेमंद है, तो बोलता है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो बस यही तुम्हें लिख देना है कि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की क्या करता है, रक्षा करता है। बात खत्म। अब चलो तीसरा क्वेश्चन आएगा कि भाई ये पराबैंगनी किरण आ रहा था पृथ्वी पर, तो समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तो बोलता है पराबैंगनी विकिरण जीवों के लिए अत्यंत हानिकारक है, जैसे कि यह मानव में त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर सकती है। ये भी क्वेश्चन हो गया बच्चों, यस सर हो गया। चलो अब देखते हैं कि चौथा क्वेश्चन क्या है। तो बोलता है चौथा क्वेश्चन की O3 का निर्माण कैसे होता है। जैसे मैंने बताया वैसे ही होता है कि जो O2 है उसको पराबैंगनी किरणें O में तोड़ देती है, O एटम में तोड़ देती हैं, फिर जब यही O2 से मिलता है तो ओजोन का निर्माण करता है। कितना आसान था, सब याद हो जा रहा होगा मुझे लग रहा है। तो बोलता है वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी विकिरण के प्रभाव से जो ऑक्सीजन है O2 है, अणुओं से ओजोन बनता है। कैसे बनता है, तो ये उच्च ऊर्जा वाला जो पराबैंगनी विकिरण है वो O2 को विघटित कर देता है और स्वतंत्र ऑक्सीजन परमाणु में उसको एटम में तोड़ देता है, और जब यही स्वतंत्र परमाणु ऑक्सीजन O2 से संयुक्त होता है तो ओजोन का निर्माण करता है। तो अब नया क्वेश्चन आएगा ना, बिल्कुल ये चौथा क्वेश्चन है, तो पांचवा क्वेश्चन फिर से आ गया कि भाई ये जो ओजोन परत है इसका ह्रास का क्या कारण है। तो बोलता है 1980 से वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आई है, और ये बोलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जैसे मानव संश्लेषित रसायन को इसका मुख्य कारक माना गया है। तो यही तुम्हें लिखना होगा, CFCs क्या है, इसका एक कारण है। किस चीज का कारण है, तो ओजोन के डिप्लीशन का, ओजोन के घटने का कारण है, क्योंकि जब ये गैसें ओजोन से मिलती है तो उसको क्या कर देती है, तोड़ना शुरू कर देती हैं। अब देखो, अब ये CFCs का उपयोग रेफ्रिजरेटर एवं अग्निशामक के लिए किया जाता है। ये भी आसान सा चीज था। अब जो नया चीज है कि वह नया चीज ये पढ़ना है कि 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP में सर्वानुमति बनी कि CFC के उत्पादन को 1986 के स्तर पर ही सीमित रखा जाए। तो इसके लिए जो काम किया गया वह किसके द्वारा किया गया, UNEP के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा ये अनुमति बनी कि इसका मात्रा क्या करना है, सीमित रखना है। समझ में आ गया, जरूर समझ में आया होगा, क्यों नहीं आएगा, कितनी बार मैंने बता दिया। अब आ गया हमारा नया चीज, वह है कचरा प्रबंधन। भाई कचरा सबके घर पैदा होता है, तो उसका कैसे प्रबंधन किया जाए। तो यहां देख सकते हो किसी भी नगर एवं कस्बे में जाने पर चारों ओर कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। किसी पर्यटन स्थल पर जाइए, हमें विश्वास है कि वहां बड़ी मात्रा में खाद्य पदार्थ की थैलियां इधर उधर फैली दिख जाएंगी। पिछली कक्षाओं में हमने स्वयं द्वारा उत्पादित इन कचरे को निपटान के उपायों पर चर्चा की है। आइए इस समस्या को अधिक गंभीरता से देखते हैं। तो यहां देखो क्या बोल रहा है, हमारे जीवन शैली में सुधार के साथ उत्पादित कचरे की मात्रा भी बहुत अधिक बढ़ गई है। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है बच्चों, बताओ। यस सर, बढ़ी है। तो हमारी अभिवृत्ति में पर्यावरण भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है। हमें प्रयोज्य वस्तुओं का प्रयोग करने लगे हैं। पैकेजिंग के तरीके में बदलाव से अजैव निम्नीकरणीय वस्तु के कचरे में पर्याप्त वृद्धि हुई है। आपके विचार से इन सब का हमारे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। भाई सिंपल सा बात है, यदि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ ज्यादा यूज करोगे, उससे रिलेटेड कचरे पैदा करोगे, तो वे फिर क्या होंगे, ढेर लगते चले जाएंगे, क्योंकि उनका विघटन अपघटन नहीं हो पाएगा। तो कचरा जो है वह क्या होगा, जमा होते जाएगा, उसका अंबार लगते जाएगा, और फिर क्या होगा, प्रदूषण होगा और विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती चली जाएंगी।
तो यहां पर से एक क्वेश्चन तुम्हारा बनता है कि आखिर आप क्या करिएगा जिससे कि कचरे का निपटारा सही से कर सके। तो भाई इसके लिए हम एक दो उपाय कर सकते हैं। सबसे पहला उपाय कि जैसे तुम जानते हो कि कचरे को दो भागों में बांटा जाता है। कुछ कचरे जैव निम्नीकरणीय है उसको अलग रखा जाता है, और कुछ कचरे जो कि अजैव निम्नीकरणीय है उसको अलग रखा जाता है। और फिर जो ये कचरे हैं उसका निपटारा सही ढंग से किया जाता है। जो कचरे अजैव निम्नीकरणीय है उसके निपटारा के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पदार्थ उसमें होते हैं जिसको रिसाइकल किया जाता है, वो किया जा सकता है। या फिर यहां पर एक और चीज कर सकते हैं। देखो 3-4 पॉइंट्स तुम्हें लिखने होंगे। तो एक चीज और कर सकते हैं, जैसे कि हम ऐसे पदार्थों का उपयोग करें जो कि जैव निम्नीकरणीय हो। जैसे प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें। प्लास्टिक थैलियों के बजाय जूट का हम लोग क्या करें, झोले का उपयोग करें, जूट की थैलियों का उपयोग करें। ये सारा तुम कर सकते हो। इसी के साथ जो तुम प्लास्टिक के मान लो कप यूज किया जा रहा है, तो प्लास्टिक के कप का यूज नहीं करके बोलता है कि कुल्हड़ का उपयोग कर सकते हैं या कागज के कप का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ उपाय हैं जो कि एग्जाम में तुमसे पूछी जाएंगी कि भाई तुम क्या क्या कर सकते हो जिससे कि कचरा का निपटान सही हो सके। तो जब हम जैव निम्नीकरणीय पदार्थ की ओर ज्यादा जाएंगे, उस प्रकार के पदार्थों का उपयोग करेंगे, तो वाजिब है कि जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ हैं उनका उपयोग कम से कम होगा, कचरे में भी वो कम से कम आएंगे और इस प्रकार से उनका निपटारा सही से हो सकेगा। तो ये कुछ जरूरी बातें सिर्फ सीखने के लिए नहीं है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के लिए भी है। अपने जीवन में इन चीजों को उतारना हमें सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि यदि हम लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो एक न एक दिन वही पर्यावरण हमें नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तो ये मत समझना कि ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम के लिए है, बल्कि ये चैप्टर बहुत नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बच्चों यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताना कि और क्या क्या तुम्हें पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारे बच्चों को सब्सक्राइब नहीं करना आता है, रेड कलर का बटन होता है उसको दबा करके सब्सक्राइब कर लिया जाता है, तो वो शायद बहुत बच्चे नहीं जानते हैं। बहुत बच्चे ये भी नहीं जानते हैं कि प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस देख सकते हैं। सारे वीडियोस मैंने बना दिए हैं तो वो भी तुम देख सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, जरूर कमेंट कर देना। धन्यवाद।